हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग को पूरा का पूरा एक शॉट में खत्म करेंगे। वन शॉट के अंदर ये लेक्चर निपटेगा और आप इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको जो बहुत ज्यादा केस स्टडी में प्रॉब्लम होती है, इस लेक्चर के खत्म होने के बाद सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। Now, the first question is explain organizing. To illustrate the concept of organizing, consider a manufacturing company. Organizing का concept समझने के लिए हम लोग एक manufacturing company को लेते हैं that produces electronic gadgets, और जो company है वो electronic gadgets को produce कर रही है. In this organization, the organizing function involved, और ये एक जो हमारी फैक्ट्री है ये एक organization है, इसके अंदर organizing के कुछ functions हो रहे हैं। वो क्या क्या है? क्रिएटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। रिसर्च का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, फाइनेंस का अलग है। ईच डिपार्टमेंट हैज ए स्पेसिफिक रोल एंड इंडिविजुअल्स विद इन ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक रोल है। लाइक रिसर्च का काम है नए नए डिजाइंस का रिसर्च करना, नए नए इन्वेंशंस करना। प्रोडक्शन का काम है बहुत अच्छे ढंग से प्रोडक्शन करना। मार्केटिंग नई नई टेक्निक्स को लेकर आना मार्केटिंग के लिए। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना रूल है एंड इंडिविजुअल्स विद इन ईच डिपार्टमेंट हैव क्लियरली डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हर एक डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को करने की। द डिवीजन ऑफ लेबर इंश्योर दैट एक्सपर्ट्स हैंडल स्पेशलाइज्ड टास्क। अब ये जो काम हमारा डिवाइडेड है, इसमें जितना भी डिवीजन ऑफ वर्क है ये इस बात को इंश्योर करता है कि हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो स्पेशलाइज्ड टास्क को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करें। जैसे इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन प्रोडक्शन डेवलपमेंट, जितने भी इंजीनियर्स हैं उनका काम है प्रोडक्ट को डेवलप करना। मार्केटियर का कंसंट्रेशन है प्रमोशन करना किसी भी प्रोडक्ट का। द हायरार्किकल एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, और पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिपोर्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया गया। मतलब कौन बॉस को अपनी रिपोर्ट करेगा, अपनी प्रॉब्लम किसे बताएगा और किसका ऑर्डर फॉलो करेगा, रिसोर्सेज कहां से उसको मिलेंगे। विद मैनेजर्स ओवरसीइंग देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। तो अगर आप देखिएगा इस जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो ऑर्गेनाइजिंग है ये एक नंबर ऑफ फंक्शंस का ग्रुप माना जाता है। मतलब एक आदमी तो सारे काम कर नहीं सकता। अब इसी को हम किसी दूसरे एग्जांपल में भी लेते हैं। कंसीडर ए रिटेल कंपनी दैट स्पेशलाइज्ड इन सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। हम एक रिटेल कंपनी देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बेचने में एक्सपर्ट है। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इन दिस कंटेक्स्ट इन्वॉल्व सेवरल एस्पेक्ट। अब इसके अंदर जो है हमारे अलग अलग एस्पेक्ट है। फॉर एन एग्जाम्पल, एम्प्लॉइज आर ऑर्गेनाइज इनटू वेरियस डिपार्टमेंट। तो हमारा सबसे पहला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है काम को डिवाइड करना। लाइक इस ऑर्गेनाइजेशन में सेल, मार्केटिंग, फाइनेंस और कस्टमर सर्विसेज, ये सारे के सारे हमारे काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। ईच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक टास्क। अब यहां पर सेल को जो काम दिया गया वो अपने काम के लिए पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबल है। The sale department focuses on selling product while the finance department manages financial activities. अब सेल डिपार्टमेंट का काम है सिर्फ और सिर्फ सेल को देखना और फाइनेंस का काम है फाइनेंस को फोकस करना। हिरार्की, कंपनी हैज अ क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की। कंपनी ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है। टॉप, मिडिल, लोअर, एक इस टाइप से डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर्स बनाए हैं। एट द टॉप देयर इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओवरसीइंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का काम देख रहा है। द हिरार्की देन फ्लोज डाउन थ्रू द मैनेजर्स इन ईच डिपार्टमेंट। अब वहां पर नीचे नीचे एक एक डिपार्टमेंट आता जा रहा है। थोड़ा सा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बाद जितने भी मैनेजर्स हैं वो डिपार्टमेंटल वाइज हैं। जैसे सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। दिस एस्टैब्लिशेस अ चेन ऑफ कमांड। मतलब आप ये मान के चलेगा टॉप के नीचे आपके मिडिल वाले आ रहे हैं, तो ये एक तरीके से चेन ऑफ कमांड को बता रहा है। कोऑर्डिनेशन, अब आपको क्या लगता है कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को डिवाइड कर दिया, रिपोर्ट बना ली, हिरार्की स्ट्रक्चर हो गया, क्या वहां पर हमारा काम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं एक दूसरे को तो कोऑर्डिनेट करेंगे। टू एंश्योर स्मूथ ऑपरेशन देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। एक स्मूथ ऑपरेशन के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोलैबोरेट्स विद द सेल डिपार्टमेंट। मार्केटिंग को सेल के साथ कोलैबोरेट करना है टू अलाइन प्रमोशनल एक्टिविटीज, ताकि सेल के टारगेट को पूरा करने के लिए वो प्रमोशनल एक्टिविटीज को अलाइन कर सके।
दिस कोऑर्डिनेशन इंश्योर दैट एफर्ट्स आर सिंक्रोनाइज्ड टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन है उसके एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज किया गया अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम अचीव। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विद इन ईच डिपार्टमेंट, मैनेजर्स डेलीगेट अथॉरिटी, हर एक डिपार्टमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देते हैं नीचे। फॉर एन एग्जाम्पल, सेल मैनेजर में डेलीगेट स्पेसिफिक सेल टारगेट टू इंडिविजुअल सेल रिप्रेजेंटेटिव, यहां पर सेल मैनेजर ने टारगेट को सेल पर्सन पे ट्रांसफर कर दिया। दिस डेलीगेशन एम्पावर्स एम्प्लॉइज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक तरीके से हम समरी में कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इन दिस रिटेल कंपनी इन्वॉल्व स्ट्रक्चरिंग द वर्कफोर्स, कि ये जो ऑर्गेनाइजिंग हम बात कर रहे हैं रिटेल कंपनी में, उसमें वर्कफोर्स को एक इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है जिसमें उनका रोल बहुत क्लियरली डिफाइन है। एस्टैब्लिशिंग अ क्लियर हियरार्की, यहां पर कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो भी बताया गया है। कोऑर्डिनेट किया गया एक्टिविटी को और अथॉरिटीज को डेलीगेट किया गया। बट ऐसा क्यों होता है? बड़ा एक कॉमन सी पॉइंट है, एक आदमी अकेले सारे काम कभी भी नहीं कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे पीपल होते हैं, तो उन सबको एक सिस्टमेटिक तरीके से वर्क अलॉट करना, जॉब डिस्क्रिप्शन देने, ये सब चीजें हमारी ऑर्गेनाइजिंग में आती है। थिंक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल इवेंट, ये हमारा थर्ड एग्जांपल है। आप सोचिएगा आप एक स्कूल के इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। यू नीड टू असाइन टास्क टू पीपल, आपको क्या करना है, अब उस इवेंट में बहुत सारे अलग अलग काम है। फॉर एन एग्जांपल, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी है, टिकट्स का सेल करना भी है, डेकोर भी है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बहुत सारे अलग अलग काम है। मेक श्योर एवरीवन नोज देयर रोल, अब आपकी टीम में जितने भी मेंबर हैं, ये काम आपका है एज ए मैनेजर कि आपके टीम के सभी मेंबर्स को अपना अपना रोल पता हो। एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज वाइजली टू मेक द इवेंट सक्सेसफुल, और जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, लैंड, मनी, एक प्रॉपर उनका यूज किया जाए ताकि टारगेट अचीव हो सके। सो ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग एक वो प्रोसेस होता है दैट इनिशिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जहां पर आप अपने सोचे हुए प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स को क्लियर करके, एंड वर्किंग रिलेशनशिप, एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट। और अल्टीमेटली आप अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करते हैं कि जो भी आपके रिजल्ट्स हैं वो आप अचीव कर सके। Organizing can be defined as a process that initiate implementation of plan by clarifying jobs and working relationship and effectively deploying resources for attainment of identified and desired result। ये आप पूरा का पूरा मीनिंग जो है अपने आंसर स्क्रिप्ट के अंदर, अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख कर आएंगे, एंड एग्जामिनर विल रिवॉर्ड यू, इवेल्युएटर विल रिवॉर्ड यू द फुल मार्क्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो, किसी भी प्रोसेस के अंदर हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, तो यहां पर ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर आपके पास 4 स्टेप्स हैं। यहां पर अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की, तो उसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आप एक एग्जांपल लीजिएगा, इन ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल फेयर टास्क लाइक फूड, डेकोरेशन एंड टिकट्स आर आइडेंटिफाइड एंड डिवाइडेड। आपको स्कूल का कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, आपने देखा उसमें बहुत सारे काम है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना टीम मेंबर्स को, गेस्ट को, डेकोरेशन का काम है, और टिकट्स को सेल करने का काम है। जो कैश है उसका होल्ड किस आदमी को देना है ये भी सोचना है। तो आपने क्या करा, इस तरीके से बहुत सारे काम जो हैं अपने इवेंट के अलग अलग डिवाइड कर दिए। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन द वर्क अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड प्लान। अब होता क्या है कि आपका सबसे पहला काम होता है कि आपके पास जो भी इवेंट है आप उसके कामों को छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर दें। दिस हेल्प अवॉइडिंग डुप्लीकेशन एंड एंश्योर अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क। अब होगा क्या, आपने टिकट सेल का काम एक अपने टीम मेंबर को दिया है, मिस्टर एक्स को, आपने उन्हें टिकट बेचने का काम दिया और पैसे को होल्ड रखने का काम दिया, तो आप मिस्टर एक्स को कोई दूसरा काम नहीं देंगे। ऐसे मिस्टर वाई जो है वो पूरा का पूरा फूड को संभाल रहे हैं। अब आपको पता है वाई का काम है फूड को लेकर आना, टीम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, गेस्ट के लिए फूड टेबल्स लगवाना, डेकोरेशन का काम आपने मिस्टर जेड को दिया है। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा काम जो है अलग अलग लोगों के अंदर डिवाइड करने के बारे में सोचा। इससे क्या होगा, जब काम आप डिवाइड करने के बारे में सोचेंगे, काम को अलग अलग हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, तो आपका डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिमिलर एक्टिविटीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू डिपार्टमेंट्स फॉर एफिशिएंट हैंडलिंग। आपने ये देखा कि फूड जो है 3 तरीके से बन रहा है। मॉर्निंग के अंदर स्नैक्स होंगे, देन उसके बाद लंच है, और शाम को टी टाइम है।
एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो नेचुरली वहां पर 3 मील सर्व करी जा रही है, तो आपने क्या करा, इन तीनों मील को एक डिपार्टमेंट बना दिया, फूड एंड बिवरेजेस डिपार्टमेंट। और आपने क्या करा, जितनी भी फूड से रिलेटेड आइटम्स हैं या एक्टिविटीज है, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट है, लंच है, इवनिंग टी है, वो सारे के सारे आपने फूड एंड बिवरेजेस डिपार्टमेंट के अंदर कर दिए। फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, स्ट्रीमलाइनिंग द वर्कफोर्स। इससे क्या हुआ, एक व्यक्ति जो एक ही डिपार्टमेंट को बहुत सालों से देखता आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उस काम में सुपर एक्सपर्ट हो जाता है। डिपार्टमेंट्स कैन बी क्रिएटेड ऑन क्राइटेरिया। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डिपार्टमेंट्स को अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ हम लोकेशन के हिसाब से करते हैं, नॉर्थ डिपार्टमेंट, साउथ डिपार्टमेंट, कभी कभी हम प्रोडक्ट के हिसाब से करते हैं, क्लोथ्स के हिसाब से अलग डिपार्टमेंट बना दिया, कॉस्मेटिक्स का अलग बना दिया। नाउ द नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। देखो, आपने ऑर्गेनाइजिंग में काम को आइडेंटिफाई करा, उसके स्मॉल पीसीस किए, उसके बाद एक जैसी एक्टिविटीज एक ही हेड के अंदर डाल दी, वो क्या बन गया हमारा एक डिपार्टमेंट, उनको एक जगह ग्रुप कर दिया। अब डेफिनेटली उस काम को करने की ड्यूटी भी आप किसी को देंगे। ईच कमेटी इन द स्कूल फेट, चाहे वो फूड है, डेकोरेशन है, इज असाइंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने स्कूल के इवेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लिए, फूड डिपार्टमेंट अलग है, डेकोर डिपार्टमेंट अलग है, और उसका काम आपने एक न एक हेड को दे दिया। जरूरत पड़ी तो हेड के अंडर में 3-4 टीम मेंबर्स भी दे दिए। क्लियरली डिफाइनिंग द वर्क फॉर डिफरेंट पोजीशंस एंड एलोकेटिंग टास्क बेस्ड ऑन स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। अब होता क्या है, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है वो सामने एम्प्लॉयज की या टीम मेंबर की कॉम्पिटेंसी और एक्सपर्टीज के हिसाब से डिवाइड करते हैं। एंश्योर इफेक्टिव परफॉर्मेंस बाय मैचिंग जॉब नेचर विद इंडिविजुअल एबिलिटीज। अब होता क्या है कि आपका जो मैचिंग जॉब नेचर है वो आप सामने वाले आदमी की एबिलिटीज के हिसाब से हो। फॉर एन एग्जाम्पल, एक आदमी एमबीए इन मार्केटिंग है और एक आदमी एमबीए इन फाइनेंस है, तो मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का डिपार्टमेंट देना और फाइनेंस वाले को फाइनेंस का डिपार्टमेंट देने से ही आउटपुट बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट आएंगे। एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्ट रिलेशनशिप। अब देखो, सीधी सी बात है, आप लोगों ने काम को आइडेंटिफाई करा, उसके बाद आपने उसके डिपार्टमेंट्स बना दिए, डिपार्टमेंट्स को हैंडओवर भी कर दिया अलग अलग टीम मेंबर्स में, मगर वो काम सही कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके लिए आपको अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। In the school fed organization, individuals in charge of each committee have the authority and clear report relationship are established. इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए आपको ट्रक से उतारकर बुक्स लाइब्रेरी में स्कूल में रखवानी है और आपके पास 12 मेंबर्स हैं, तो आप देखेंगे अगर आपने उनको कोई भी टास्क प्रॉपरली असाइन नहीं करा, उनका कोई हेड नहीं बनाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं करी, तो 12 में से कोई एक बुक लेकर जा रहा है, कोई शेल्फ में रख रहा है, कोई सिर्फ ट्रक से नीचे उतार के रखा है, मतलब काम बहुत ज्यादा मैसी सा हो जाएगा। आपने क्या करा, यहां पर टीम बनाई 10 आदमियों की, 2 आदमी ट्रक से सामान अनलोड करेंगे, 4 आदमी ट्रक से सामान लाइब्रेरी तक लेकर आएंगे और 4 आदमी उस सामान को लाइब्रेरी के अलग अलग शेल्फ में रखेंगे। बाकी बचे हुए 2 आदमी जो हैं उन सब 10 के 10 आदमियों को वॉच करेंगे कि वो काम सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो 10 मेंबर काम कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी बचे हुए 2 मेंबर्स पूरा करेंगे। बियॉन्ड एलोकेटिंग वर्क, इट्स क्रूशियल टू एस्टैब्लिश क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग। काम को जब हम एलोकेट कर देते तो उसके बाद हमारा सबसे क्रूशियल टास्क होता है अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को मेंटेन करना। क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड प्रमोट कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। जब हम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, तभी हमारा कहीं ना कहीं एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और काम जो है बहुत इफेक्टिवली पूरा होगा। क्योंकि सुपरवाइजरी लेवल को पता है कि मेरे को रिसोर्सेज मिडिल से मिलेंगे और रिपोर्टिंग भी मिडिल को करनी है। मिडिल को पता है कि मुझे टॉप लेवल की प्लानिंग्स को सुपरवाइजरी तक पहुंचाना है और सुपरवाइजरी की प्रॉब्लम्स को टॉप तक पहुंचाना है। तो ये जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप होता है, ये काम को बहुत इफेक्टिवली करने में हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनाइजिंग की, तो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को आइडेंटिफाई करा, डिवाइड करा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को मेंटेन करा, तो उसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन।
In a factory, workers specializing in assembling line specific components become highly efficient. आपने एक फैक्ट्री के अंदर असेंबली लाइन डिपार्टमेंट बनाया, उसके अंदर सिर्फ वर्कर्स वो रखे हैं जो पिछले 10 साल से इसी काम को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता वो अपने ही काम में सुपर एक्सपर्ट हो जाएंगे? सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स रिड्यूस वर्कलोड। अगर काम को हम सिस्टमेटिकली डिवाइड करेंगे तो वर्कलोड कम हो जाएगा, क्योंकि एक एम्प्लॉय एक ही वर्क लेगा, मल्टीपल वर्क एक एम्प्लॉय के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होंगे। एंड एनहेंसेस प्रोडक्टिव थ्रू स्पेसिफिक वर्कर परफॉर्मेंस स्पेसिफिक टास्क रेगुलरली। और सबसे बड़ी बात है, एक ही एम्प्लॉय बार बार एक काम करता जा रहा है, वो अपने काम में एक्सपर्ट होगा, वेस्टेज कम होगी और टारगेट जल्दी अचीव होंगे। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इन ए कंपनी, नोइंग हु रिपोर्ट टू हुम रिमूव एम्बिग्यूटी। एक कंपनी के अंदर आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जहां पर हर एम्प्लॉय को पता है कि मेरा बॉस कौन है, मुझे रिसोर्सेज कहां से अरेंज होंगे और अपनी प्रॉब्लम्स किसके आगे रखनी है और किसके ऑर्डर को फॉलो करना है। इस तरीके से कंपनी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, काम बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा। एंश्योरिंग स्मूथ इंफॉर्मेशन फ्लो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन। एस्टैब्लिशिंग क्लियर वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाइज कम्युनिकेशन। जब आप एक ऑर्डर बनाते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, और उनका एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लाइन क्लियर होती है, सबको पता होता है मेरा बॉस कौन है, मुझे प्रॉब्लम कहाँ देनी है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे। डिफाइंड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्रिएटिंग अ हिरार्किकल ऑर्डर। और इसके लिए किसी भी कंपनी को एक हिरार्किकल ऑर्डर डिजाइन करना पड़ता है जिसमें टॉप, मिडिल, सुपरवाइजरी सब डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं एज पर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, असाइनिंग टास्क टू इंडिविजुअल प्रिवेंट कंफ्यूजन। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वहां पर आपने काम बहुत अच्छे ढंग से सिस्टमेटिकली डिवाइड किया है, तो कहीं ना कहीं उनमें कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, मिनिमाइजिंग वेस्टेज होगी और ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा। प्रॉपर जॉब असाइनमेंट, अवॉइड ओवरलैपिंग। अगर काम को सिस्टमेटिक ढंग से हमने बांट रखा है तो ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी, मतलब एक ही आदमी एक काम को लेगा, ना कि एक आदमी के ऊपर बहुत सारे काम आएंगे, एक एम्प्लॉय को ओवरबर्डन किया जाएगा मल्टीपल काम से, मल्टीपल जॉब से। एंश्योरिंग द बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। देखो, अगर आप काम को सिस्टमेटिकली डिवाइड करते हो तो डेफिनेटली आप मटेरियल, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स इन सबका एक प्रॉपर यूज कर रहे हैं। अडेप्टेशन टू चेंजेस। आप खुद सोचिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने एक टीम बना रखी है, बट वो नई नई फिलॉसफीज को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। आपको क्या लगता है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। A flexible organizational structure allows a business to adjust to make shift, ensuring survival and growth. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होगा कि वो हमेशा डायनेमिक होना चाहिए, आने वाले चेंजेस को वो इजीली अडेप्ट करे, उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट के थ्रू एक्सेप्ट करे। ऑर्गेनाइजिंग अलाउज एंटरप्राइजेस टू एकोमोडेट चेंजेस। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जितने भी चेंजेस हैं उन्हें एक्सेप्ट करे बाय मॉडिफाइंग इट्स स्ट्रक्चर। अगर जरूरत पड़े तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखिएगा आज की डेट में जितने भी हमारे ग्रोसरी शॉप्स हैं वो कहीं ना कहीं बिग बाजार या रिलायंस फ्रेश जैसे एक बड़े स्केल पर हो गए हैं। उन्होंने अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लेकर आए, डायनेमिक हो गए हैं, अब ट्रेडिशनल वाला कंसेप्ट कम हो गया है, ठीक है ना। एंश्योरिंग स्मूथ ट्रांजिशन, और इससे क्या हो गया, जैसे जैसे वो अपडेट हो रहे हैं ट्रांजैक्शंस बहुत स्मूथ होती जा रही है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन एन ऑफिस, क्लियरिंग वर्किंग रिलेशनशिप एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। एक ऑफिस है जहां पर हर एक को अपना काम पता है क्या करना है, उनको अपने बॉस और अपने बीच के रिलेशंस पता है कि उन एम्प्लॉय का बॉस कौन है, हेड कौन है, कौन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, रिसोर्सेज कहां से मिलेंगे। एनेबल एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। इससे क्या होगा, जब जॉब हमें क्लियर होगी, वर्किंग रिलेशन क्लियर होगा, तो हमारा टास्क बहुत ही एफिशिएंट होगा। स्ट्रीमलाइनिंग मैनेजमेंट हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देगा। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन। देखो, सीधी सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर होता है। एवरीबडी नोज मैं किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा हूं और मुझे क्या करना है। अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन, इससे एक तो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और डुप्लीकेशन भी खत्म हो जाता है, लीडिंग टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। रिमेंबर, पर्सोनल का मतलब यहां पर होता है एम्प्लॉयज से। एक वर्ड होता है पर्सनल, ये वर्ड है हमारा पर्सोनल, दैट मीन्स एम्प्लॉयज। डेलीगेटिंग रूटीन टास्क टू सबऑर्डिनेट अलाउज मैनेजर टू एक्सप्लोर न्यू मेथड। सपोज करिए एक मैनेजर बहुत ओवरबर्डन है, उसके ऊपर बहुत सारा काम है,
रोज वो जब ऑफिस में आता है, नंबर ऑफ फाइल्स हैं, बहुत सारी विजिट्स हैं, मीटिंग लेनी, तो बहुत सारे काम उसको करने पड़ते हैं। अब मैनेजर ने इसका एक सबसे अच्छा रूट क्या निकाला, अपने नीचे कुछ पीए रखे और उनको अपना काम ट्रांसफर कर दिया। यहां पर मैनेजर ने सिर्फ काम ट्रांसफर करा है, ना कि पावर ट्रांसफर करी है। तो इससे क्या हो गया, मैनेजर अपना बर्डन नीचे ट्रांसफर कर रहा है। इसके बाद मैनेजर के बाद जो टाइम बचेगा वो कोर एक्टिविटीज में लगाएगा। कहीं ना कहीं ये जो मेथड होगा, फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, जब मैनेजर अपनी नीचे वाली टीम को काम देगा, अपना वर्कलोड ट्रांसफर देगा, तो नीचे वाली टीम भी नए नए क्रिएटिव आइडियाज लेकर आएगी काम को फास्ट करने के लिए, और वहां पर एक इनोवेटिव वर्क कल्चर तैयार होगा। स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी एज इफेक्टिव डेलीगेशन, अगर हम बात करते हैं डेलीगेशन के मतलब काम को नीचे ट्रांसफर करने की, तो कहीं ना कहीं वो एक क्रिएटिविटी को भी डेवलप करता है। अलाउज मैनेजर टू फोकस ऑन इनोवेशन एंड ग्रोथ, और उसके बाद मैनेजर के बाद जितना भी टाइम बचता है वो या तो इनोवेशन और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पर खर्च करता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अ सक्सेसफुल कंपनी कैन एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन एट न्यू डिपार्टमेंट। एक बहुत ही कामयाब कंपनी है, वो अपने ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, नए नए डिपार्टमेंट बना रही है और डाइवर्सिफाई कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को। अब वो टाइम के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई क्यों कर रही है, ताकि कस्टमर बेस ना टूटे, जो कस्टमर्स है उनको नई नई चीज़ें मिलती रही और क्लाइंटेज मेंटेन रहे। enables growth and diversification by deviating from existing norms and taking the new challenges। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कब पॉसिबल है, जब वो नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। तो अगर हम इन इंपॉर्टेंस की समरी की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर ब्रिंग ऑर्डर रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें मैनेजर हर एक चीज ऑर्डर में करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करता है, एंड क्रिएट एन एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू टीम वर्क फोस्टरिंग बोथ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। और एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करता है जहां पर टीम वर्क हो, स्टेबिलिटी हो और ग्रोथ। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, थिंक ऑफ अ स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन। आप एक स्कूल को ऑर्गेनाइजेशन समझें। द प्रिंसिपल इज लाइक सीईओ। अब जो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल हैं हम उनको सीईओ मानते हैं, एंड द टीचर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम लोग मानते हैं कि जो टीचर्स है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड है। इफ द स्कूल ग्रोज, जैसे जैसे स्कूल ग्रो कर रहा है, लाइक एडिंग मोर ग्रेड्स और क्लासेस, वो बहुत सारी क्लासेस ऐड करता जा रहा है। अ क्लियर स्ट्रक्चर इज नीडेड टू मेक एवरीवन स्मूथली। मतलब सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो रहा है तो नेचुरल है वहां पर स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो होने के बावजूद भी काम बहुत स्मूथली चलता रहे। फॉर इंस्टेंस, यू मे हैव अ स्ट्रक्चर वेयर ईच ग्रेड, दैट मीन्स क्लास, हैज इट्स हेड टीचर। अब यहां पर हर एक क्लास का एक क्लास टीचर होता है, जिसे आप लोग उस क्लास का मैनेजर कह सकते हैं। ओवरसीइंग द क्लास। पिज्जा रेस्टोरेंट, इमेजिन स्टार्टिंग अ स्मॉल पिज्जा रेस्टोरेंट। हम इमेजिन करते हैं कि आप एक छोटा पिज्जा का दुकान शुरू कर रहे हैं। एट फर्स्ट यू हैंडल एवरीथिंग, स्टार्टिंग में आप हर एक चीज खुद हैंडल करते हैं, चाहे वो कुकिंग है, सर्विंग है, मैनेजिंग कैश है। एज द रेस्टोरेंट ग्रो, जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, रेस्टोरेंट ग्रो करता है, इट गेट्स टू मच फॉर वन पर्सन। एक आदमी सारे काम करे, वो कुकिंग भी करे, सर्विंग भी करे, कैश को मैनेज करे, कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो यू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसलिए अब आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है जहां पर आपके प्रोडक्ट के डिमांड बढ़ने पर आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी पैनिक पोजीशन में ना आए। यू माइट हैव शेफ फॉर कुकिंग, आपने क्या करा, कुछ शेफ को हायर करा कुकिंग के लिए। समवन हैंडलिंग ऑर्डर एंड पेमेंट, आपने कुछ सेलमैन लगाए जो ऑर्डर और पेमेंट को हैंडल कर रहे हैं। एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव टीम मैनेजिंग फाइनेंस, और एक टीम बनाई है जो फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। तो अभी तक मैंने आपको दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया, स्कूल और पिज्जा रेस्टोरेंट के बारे में। तो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है फॉर हाउ अ कंपनी गेट्स थिंग डन, कि किसी भी कंपनी में काम कैसे किया जा रहा है। इट इज द प्लान फॉर मैनेजर्स एंड वर्कर्स टू कैरी आउट टास्क। ये कहीं ना कहीं हमारा वो प्लान है मैनेजर्स के लिए, वर्कर के लिए, जो काम को करने के लिए जरूरी है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का अगर स्ट्रक्चर सही होगा तभी मैनेजर और वर्कर अपने काम को कर पाएंगे। दिस प्लान शोज हाउ पीपल वर्क एंड रिसोर्सेज आर कनेक्टेड। ये जो प्लान है आपको ये बताता है किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं और रिसोर्सेज आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इमेजिन इट इज जस्ट लाइक अ मैप। आप अगर गूगल मैप का यूज करते हो तो आप देखिएगा वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो ऐसे ही ये एक ऐसा मैप है दैट हेल्प एवरीवन वर्क टुगेदर स्मूथली, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अपने आप में एक ऐसा मैप है जो हर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ काम करने में स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। दिस स्ट्रक्चर इज क्रूशियल बिकॉज ये स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट ब्रिंग्स टुगेदर पीपल। यहां पर हम लोगों को, फिजिकल स्टफ को, पैसे को, इन सबको इकट्ठा लेकर आते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा हो सके।
नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। देखो सीधी सी बात है, एक पर्सन है, उसके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं जिन्हें वो मैनेज कर सकता है। सिंपली इसको ही हम लोग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे मिस्टर एक्स हैं, इनके अंडर में 5 आदमी है जिन्हें मैनेज कर सकते हैं, और मिस्टर वाई के अंडर में 6 आदमी हैं जिन्हें वो मैनेज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसको हम लोग कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कि आप अपने अंडर कितने टीम मेंबर्स को मैनेज कर सकते हैं। इमेजिन अ बास्केटबॉल टीम विद अ कोच। एक बास्केटबॉल टीम, उसका एक कोच है। द कोच नीड्स टू डिसाइड हाउ मेनी प्लेयर्स दे कैन इफेक्टिवली मैनेज ड्यूरिंग अ गेम। अब एक गेम में एक कोच को ये बात डिसाइड करनी पड़ती है कि वो कितने मेंबर्स, कितने प्लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। इफ द कोच ट्राइज टू हैंडल टू मेनी प्लेयर्स, अगर प्लेयर बहुत ज्यादा होंगे, थिंग्स माइट गेट कंफ्यूजिंग, तो चीजें उतनी स्मूथ नहीं होंगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इसके अपोजिट बात करते हैं, इफ द कोच हैज टू फ्यू प्लेयर्स, अगर कोच के पास बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे, द टीम में नॉट परफॉर्म वेल, तो नेचुरली वहां पर भी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। सो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है इट्स लाइक डिसाइडिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल अ बॉस कैन सुपरवाइज एंड लीड। कितने अपने टीम मेंबर्स को एक मैनेजर जो है सुपरवाइज कर सकता है, लीड कर सकता है। दिस डिसीजन इन्फ्लुएंसेस हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजर्स देयर आर इन अ कंपनी। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपके लेवल ऑफ मैनेजर्स किसी भी कंपनी में कितने हैं जो कि अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर देयर। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे 2 तरीके के होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। तो अगर हम बात करते हैं फंक्शनल की, तो अगर आप यहां पर देखिएगा, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और वहां पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो काम के अकॉर्डिंग डिवाइडेड करता है अपने डिपार्टमेंट्स को। लाइक ह्यूमन रिसोर्स एक फंक्शन है, उसका अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग एक फंक्शन है, अलग डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपका फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बन रहे हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं आइसक्रीम फैक्ट्री का। इमेजिन स्टार्टिंग एन आइसक्रीम फैक्ट्री टू एफिशिएंटली रन द बिजनेस। हम एक आइसक्रीम फैक्ट्री का एग्जांपल ले रहे हैं जो बहुत अच्छे ढंग से अपने बिजनेस को रन करे। यू डिसाइड टू यूज द फंक्शन स्ट्रक्चर लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को फोकस करता है। परचेज डिपार्टमेंट, आपकी परचेज डिपार्टमेंट की टीम इस बात पे फोकस करती है कि रॉ मटेरियल सही और अच्छा और सस्ता किस रेट पर मिले। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जो टीम है इस बात पे ध्यान देती है कि वो प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करे, उसकी सेल कैसे करे। और अकाउंट डिपार्टमेंट मैनेजेस द फाइनेंशियल साइड ऑफ द बिजनेस। और अकाउंट डिपार्टमेंट आपके बिजनेस के फाइनेंस को मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो कंपनी है आपके अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से डिवाइडेड है। So functional structure is like organizing a group project where everyone has a specific role according to their skills. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर जो लोगों का प्रोजेक्ट होता है, मतलब हमने ग्रुप प्रोजेक्ट को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया होता है, और लोगों को उनका जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रोल दिया होता है ताकि वो अपनी स्किल्स के हिसाब से काम को अच्छे ढंग से कर सके। मतलब कट शॉर्ट, यहां पर कंपनी डिपार्टमेंट्स काम के अकॉर्डिंग बनाती है। इन अ कंपनी इट मींस ग्रुपिंग सिमिलर जॉब टुगेदर अंडर मेजर फंक्शन। यहां पर मार्केटिंग की सारा जो टास्क है, चाहे वो सेल है, एडवर्टीजमेंट, वो सब मार्केटिंग में कर लिया, पर्सनल सेलिंग वगैरह, ऐसे परचेज से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो सारे के सारे परचेज डिपार्टमेंट में करती है। मतलब एक जैसे सारे के सारे चीजों को इकट्ठा क्लब कर दिया और उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया। ऑल दिस डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू वन कोऑर्डिनेटिंग हेड। और यहां पर जितने भी डिपार्टमेंट है अपने हेड मैनेजिंग डायरेक्टर को कोऑर्डिनेट करेंगे। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। आपको देखिएगा एक व्यक्ति जो पिछले 20 साल से परचेज डिपार्टमेंट में है, डेफिनेटली उसको रॉ मटेरियल की बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी है, क्वालिटी की बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी है, और रेट्स भी उसको मालूम है कहां से उसको बेस्ट रेट मिल सकता है रॉ मटेरियल के लिए परचेज करने के लिए। इन सॉफ्टवेयर कंपनी द प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामर। सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहां पर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बट उनमें से एक डिपार्टमेंट है प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट। उसके अंदर सुपर एक्सपर्ट्स आदमी है, ईच फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक कोड लैंग्वेज। और हर एक जो प्रोग्रामर है वो अपनी एक लैंग्वेज, जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, उसको फोकस कर रहा है, प्रमोट कर रहा है बहुत ही अच्छे ढंग से काम को। तो एम्प्लॉइज फोकसेस ऑन स्पेसिफिक फंक्शन बिकमिंग एक्सपर्ट इन देयर टास्क। अब जो एम्प्लॉइज होते हैं जब वो एक ही काम को बार बार करते हैं, आप खुद सोचिएगा, आप बैंक के अंदर हैं और एज ए कैशियर आप पिछले 2 साल से कैश काउंटर पर हैं, आपने कितने कैश के नोट अपने हाथ से निकाल लिए होंगे आपको खुद को भी नहीं पता होगा। तो आप उस काम में बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप नोट को पकड़ते ही पहचान जाएंगे कि आपका नोट ओरिजिनल है या फेक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। In a manufacturing plant, the production department can easily coordinate tasks related to assembly line, ensure smooth operation. यहां पर
एक डिपार्टमेंट बना है परचेज, और उसी के अंदर में जितने भी सब डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ इजीली वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सिमिलर टास्क विद इन डिपार्टमेंट मेक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मोर मैनेजेबल। अगर एक ही डिपार्टमेंट में एक जैसे सब डिपार्टमेंट बनाकर उनको कोऑर्डिनेट या कंट्रोल करना चाहें, वो बहुत ही इजीली हो जाता है। इंक्रीज एफिशिएंसी इन ए रिटेल ऑर्गेनाइजिंग हैविंग सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सेल, इन्वेंट्री, कस्टमर सर्विसेज। यहां पर हम एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले रहे हैं, वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए, सेल का अलग है, इन्वेंट्री का अलग है, कस्टमर को सर्विसेज देने का अलग डिपार्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं हम अपने डिपार्टमेंट में जब रेगुलर काम करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। दिस स्ट्रक्चर एनहेंस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये जो एक स्ट्रक्चर है एक तरीके से मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा एनहेंस करता है, और उससे कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज्यादा होते हैं। Minimum duplication and economic of scale. In a printing company, having a separate design department prevent duplication, creating layout, reduce cost. जब आप एक ही चीज का अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे तो डेफिनेटली काम रिपीट नहीं होगा, मल्टीपल लोगों के पास सेम काम नहीं जाएगा, या एक आदमी के पास मल्टीपल वर्क नहीं जाएंगे, तो उससे काम का ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज भी खत्म हो जाएगा। लेस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स लीड टू कॉस्ट सेविंग, और कहीं ना कहीं जब आपका डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स खत्म हो जाएगा तो कॉस्ट सेविंग भी होगी। Easier employee training. In a bank, customer services department focuses solely on handling the customer queries, making training for these specific tasks more effective. जब आप एक ही व्यक्ति को एक ही डिपार्टमेंट में रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस डिपार्टमेंट में बहुत ट्रेंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, बैंक के अंदर अगर आपको लोन डिपार्टमेंट रखा तो आप ये समझ जाएंगे कि लोन की फाइल में कौन कौन से पॉइंट मुझे पढ़ने चाहिए ताकि मैं फाइल बहुत जल्दी पढ़ सकूं, और उसके सामने वाली पार्टी के अगर लूप होल्स हैं तो उन लूप होल्स को मैं पता लगा सकूं। लिमिटेड टास्क विद इन डिपार्टमेंट मेक ट्रेनिंग मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर कम काम होगा तो डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी होगी, और एक ही चीज को जब आप बार बार काम करेंगे तो ट्रेनिंग और ज्यादा इफेक्टिव होगी। अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस इन अ हॉस्पिटल हैविंग सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सर्जरी, रेडियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंश्योर ईच एरिया गेट द फोकस इट नीड। अब जब आपके सारे डिपार्टमेंट अलग अलग काम के हिसाब से बन जाएंगे तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि जो फोकस है हर एक डिपार्टमेंट पे रहे, तो कहीं ना कहीं अटेंशन आपकी डाइवर्ट नहीं होगी। ईच फंक्शन रिसीव डेडिकेटेड अटेंशन, हर एक काम को डेडिकेटेडली अटेंशन दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है हमारे फंक्शन स्ट्रक्चर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बट कुछ तो निगेटिव भी होगा। तो पहला है हमारा डिसएडवांटेज, एम्फेसाइज ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है ताकि कॉस्ट कम आए, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है मार्केटिंग वाले क्या उतनी सेल कर भी पाएंगे या नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक अच्छा मॉडल बना रहे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या वो मॉडल प्रैक्टिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना भी पाएगा या नहीं बना पाएगा। इन एन आईटी कंपनी द सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में प्रायोरिटाइज इट्स प्रोजेक्ट विदाउट कंसीडरिंग ओवरऑल कंपनी। यहां पर आईटी कंपनी के अंदर जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, ना कि कंपनी के टारगेट पे फोकस कर रहे हैं। एम्फेसाइज डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ ओवरऑल एंटरप्राइजेस गोल लीडिंग टू पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इग्नोर करके सिर्फ डिपार्टमेंट के गोल को फोकस किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट्स को भी क्रिएट करता है। कोऑर्डिनेशन इश्यूज इन एन ऑटोमोबाइल कंपनी द डिजाइन डिपार्टमेंट माइट फेस चैलेंजिंग कोऑर्डिनेशन विद द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उन्होंने कार का बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाया, बट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट प्रैक्टिकली उस डिजाइन को शेप नहीं दे सकता है, और इससे कहीं ना कहीं प्रोसेस डिले हो रहा है। डिफिकल्टी इन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट, कई बार इसमें यह भी प्रॉब्लम आ जाती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म द मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पुश अप कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फीचर्स कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अभी ये एग्जांपल मैंने पिछले में भी दिया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन को तैयार करना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज व्हेन द डिपार्टमेंट इंक्रीजेस क्लैश। और हुआ क्या कि रिसर्च डिपार्टमेंट ने इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बनाया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसे बना ही नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्लैशेस को क्रिएट करेगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड लैक ऑफ डाइवर्स एक्सपीरियंसेस इन अ लॉ फर्म विद इन अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, लॉयर स्पेशलाइज्ड ओनली इन लिटिगेशन माइट स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ लॉ हिडन ओवरऑल लीगल एक्सपर्टाइज। अब एक लीगल फर्म है, वहां पर जितने भी लॉयर हायर किए गए वो सब के सब लिटिगेशन में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने में वो उतने एक्सपर्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब आप एक ही चीज में साल दर साल काम करते हैं तो आप उसमें सुपर एक्सपर्ट हो जाते हैं, बट बाकी सब चीजों में आप फेल हो जाते हैं। नैरो पर्सपेक्टिव एंड द डिफिकल्ट अप्रोचिंग अदर व्यू पॉइंट में लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। हम लोगों ने फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज डिसएडवांटेज और मीनिंग पढ़ा, बट ओवरऑल ये स्ट्रक्चर कहां पर सुटेबल है।
मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वहां पर फंक्शन स्ट्रक्चर बहुत सुटेबल है, जहां पर डाइवर्स एक्टिविटीज हैं और हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरी है। अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन विद सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंस एक एमएनसी कंपनी है, उसके पास फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का अलग है, रिसर्च का अलग है, डेवलपमेंट का अलग है, तो कहीं ना कहीं उसे इस चीज का बेनिफिट मिल जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, ताकि वो स्पेशलाइज्ड टीम को इजीली मैनेज कर सके। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिविजनल स्ट्रक्चर। अभी तक हम लोगों ने ये बात समझी है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स बनते हैं वो वर्क के हिसाब से बनते हैं, काम के हिसाब से बनते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन काम के हिसाब से ही अपने डिपार्टमेंट्स बनाएगा। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वो लोग अपने डिपार्टमेंट्स प्रोडक्ट के हिसाब से बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप पर है और उसके नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब प्रोडक्ट के हिसाब से हैं। लाइक कॉस्मेटिक्स का अलग डिपार्टमेंट है, गारमेंट्स का अलग है, फुटवेयर का अलग है और स्किन केयर का अलग। अगर हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के बारे में बात करते हैं, अब मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी, ये एक मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, एम्प्लॉयज अ डिविजनल स्ट्रक्चर। इनके यहाँ पूरा डिविजनल स्ट्रक्चर है क्योंकि इनके अपने बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कुछ इनके हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं, फैब्रिक्स हैं, ब्यूटी केयर है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जनरल मोटर्स अ ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपनी हैज अ डिविजनल स्ट्रक्चर। जनरल मोटर्स हम सभी जानते हैं, ये एक वर्ल्ड की लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है। इनका डिवीजन भी एक तरीके से प्रोडक्ट के हिसाब से ही है, इन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अपने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। यूनिलीवर अ मल्टीनेशनल कंपनी इन द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब हमारी ये एफएमसीजी कंपनी है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और डिविजन्स आर ऑफन ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रोडक्ट कैटेगरी, इन्होंने भी अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से अपने अपने डिवीजन बना रखे हैं, जैसे फूड है, रिफ्रेशमेंट है, ब्यूटी है, पर्सनल केयर है या होम केयर है। तो इन शॉर्ट, अगर कभी भी कोई भी कंपनी अपना स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के हिसाब से बनाती है, मतलब अपने सारे के सारे डिपार्टमेंट्स प्रोडक्ट के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर। इन दिस स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट बिजनेस यूनिट और divisions each led by a divisional manager. Each division operates as self-contained entity with multifunctional team working collaboratively to achieve common goals. इसके अंदर क्या हो रहा है कि जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं वो प्रोडक्ट वाइज बन रहे हैं, बट उनके नीचे मल्टी फंक्शनिंग हो रही है। लाइक गारमेंट्स के नीचे ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड परचेजिंग, सेम ऐसे ही फुटवेयर के नीचे और सेम ऐसे स्किन केयर के नीचे। मतलब पहले आपने कंपनी को प्रोडक्ट के हिसाब से बनाया एंड देन डिवीजन जो है हमने प्रोडक्ट के हिसाब से करे, और फिर हर एक डिवीजन के अंदर, हर एक प्रोडक्ट के अंदर मल्टी फंक्शनिंग हम लोग कर रहे हैं। एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। मैनेजरियल डेवलपमेंट in an electronic company, a manager in the smartphone division gain expertise in production, marketing and finance. आप खुद देखिएगा हमारा जो डिविजनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर सबसे बड़ी यही क्वालिटी है कि यहां पर आप लोग प्रोडक्ट के नीचे मल्टीपल फंक्शंस को देख रहे हैं। तो इसका मतलब जो गारमेंट्स का मैनेजर होगा वो सब चीजें सीख जाएगा, गारमेंट्स में मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट्स में मार्केटिंग, वो सब चीजें सीख जाएगा। सेम इन एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, अ मैनेजर इन द स्मार्टफोन डिवीजन, एक मैनेजर है इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अंदर, स्मार्टफोन डिवीजन के अंदर। स्मार्टफोन डिवीजन के अंदर अब वो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस सब चीजें वो सीख गया। मैनेजर इन ईच डिवीजन गेन डाइवर्स एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शंस। जितने भी मैनेजर्स हैं अलग अलग डिवीजन के, वो अपने डिवीजन में मल्टीपल फंक्शनिंग की वजह से सभी फंक्शंस में एक्सपीरियंस गेन करते हैं एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर हायर पोजीशन, और धीरे धीरे वो लोग हायर पोजीशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। प्रॉफिट अकाउंटेबिलिटी, आप खुद देखिएगा यहां पर जो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर है, लाइक कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक के पास अपने मल्टी फंक्शनल है, कॉस्मेटिक अपने आप में अपने प्रॉफिट के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। सेम ऐसे गारमेंट्स अपने डिपार्टमेंट की सेल, अपने डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन, कॉस्ट, रिसर्च के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट अकाउंटेबिलिटी होती है डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती है। इन एन ऑटोमोटिव कंपनी द हेड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू एंड कॉस्ट
रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिवीजन अलग कर दिया और वहां पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैनेजर है वो इस डिवीजन के प्रॉफिट्स के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल है। Divisional heads are accountable for profit making, performance measurement and responsibility fixing career. Sorry, clearer. डिविजनल हेड जो होते हैं वो अपने आप में पूरे अकाउंटेबल होते हैं प्रॉफिट्स को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि उनके डिवीजन के अंदर ही प्रोडक्शन, परचेज, सेल, मार्केटिंग सब कुछ हो रहा होता है। तो अपने डिवीजन के लिए वो खुद ही पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, आप खुद देखिएगा, अगर मुझे लगता है कि यहां पर मुझे कॉस्मेटिक, गारमेंट, फुटवेयर, स्किन केयर के साथ एक मेडिसिन डिपार्टमेंट भी ऐड करना चाहिए, तो मैं उसको बिल्कुल बिना किसी टेंशन के ऐड कर सकता हूं, क्योंकि वो बाकी किसी डिवीजन पर कोई भी डिफरेंस नहीं दे रहा है, कोई भी फर्क नहीं डाल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, इन अ फैशन रिटेल कंपनी, एक फैशन रिटेल कंपनी है, द समर कलेक्शन डिवीजन कैन मेक स्विफ्ट डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। एक समर कलेक्शन है डिवीजन, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। आपको देखिएगा डिविजनल के अंदर कॉस्मेटिक्स अपने 100% डिसीजंस खुद ले सकते हैं, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्किन केयर, हर एक डिपार्टमेंट अपने डिसीजन खुद ले सकता है। ईच डिवीजन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली प्रमोटिंग फास्टर डिसीजन मेकिंग, हर एक डिवीजन अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है और वो फास्ट डिसीजन लेते हैं। फैसिलिटेट एक्सपेंशन, आप खुद सोचिएगा, अगर मैं यहां पर जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, फुटवेयर और स्किन केयर, मैं इसके अलावा अगर मेडिसिन को ऐड ऑन करना चाहूं मैं इजीली कर सकता हूं, क्योंकि मेडिसिन ऐड होने के बाद बाकी के 4 के ऊपर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं डिविजनल स्ट्रक्चर में ये एक इजीली रहता है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को और ऐड कर सकते हैं। अ टेक्नोलॉजी कंपनी इनिशियली फोकस्ड ऑन स्मार्टफोन, एक टेक्नोलॉजी कंपनी स्टार्टिंग में उन्होंने स्मार्टफोन पर फोकस करा, इजीली एक्सपेंड बाय एडिंग अ स्मार्ट होम डिवाइसेस, अब उन्होंने स्मार्ट होम डिवाइसेस को भी ऐड कर दिया। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, और नए नए प्रोडक्ट्स वो लोग लॉन्च कर रहे हैं विदाउट इंटरप्टिंग एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, जबकि जो पिछली डिवीजन है उनमें कहीं भी फर्क नहीं पड़ रहा है। द स्ट्रक्चर अलाउज सीमलेसली एडिशन ऑफ न्यू डिवीजन, ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सीमलेसली काम कर रहा है फॉर न्यू प्रोडक्ट लाइंस विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, मतलब पुरानों को बिना डिस्टर्ब करे नए डिविजन्स को बहुत इजीली किया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर डिविजनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बट कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां भी है। फर्स्ट, इंटर डिविजनल कॉन्फ्लिक्ट। इन अ फूड brand, the snacks division might seek more fund leading to conflict with the beverages. एक फूड चेन है, वहां पर स्नैक्स डिपार्टमेंट ज्यादा फंड कंपनी से मांग रहा है रादर देन बिवरेजेस के, और बिवरेजेस भी अपने लिए ज्यादा फंड की डिमांड कर रहे हैं। तो इस वजह से कई बार क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज अमंग डिविजन्स स्पेशली रिगार्डिंग फंड, और नॉर्मली जितने भी डिविजनल स्ट्रक्चर होते हैं उनमें आपस में डिपार्टमेंट्स में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ड्यू टू फंड होता है। इंक्रीज कॉस्ट, अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, आपने हर एक डिवीजन के अंदर मल्टीपल फंक्शनिंग कर रखी है। कॉस्मेटिक्स में भी प्रोडक्शन अलग से किया जा रहा है, गारमेंट्स में भी प्रोडक्शन अलग से किया जा रहा है, स्किन केयर में भी अलग से प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन यूनिट 3 जगह डिवाइड होगी तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। In a manufacturing company, if each division has its own separate production unit, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हर एक डिवीजन की अपनी प्रोडक्शन यूनिट है, कॉस्ट रिलेटेड टू मशीनरी एंड लेबर में डुप्लीकेटेड, तो इससे क्या हो गया, मशीन्स भी ज्यादा लानी पड़ेंगी, लेबर भी ज्यादा लगानी पड़ेगी और इससे ओवरऑल खर्चे बढ़ जाएंगे। डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस प्रोडक्ट में लीड टू इंक्रीज कॉस्ट, और कहीं ना कहीं ये जो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज है कंपनी की कॉस्ट को राइज करता है। मैनेजरियल पावर स्ट्रगल, in an automobile company, a divisional manager overseeing electric cars might assert independence, leading to conflict and decisions that may not align with the overall company strategy. एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वहां पर इलेक्ट्रिक कार्स का जो मैनेजर है, मतलब इस डिवीजन का जो मैनेजर है वो अपने डिवीजन के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है। हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप इस डायग्राम को देखें तो कॉस्मेटिक का जो मैनेजर है वो अपने कॉस्मेटिक के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है, उसे कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी के टारगेट से मतलब नहीं है, बस अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट पूरी होनी चाहिए, उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए, मैक्सिमम मार्केटिंग उसकी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं सिर्फ
अपने प्रोडक्ट को लेके सुपर सेंसिटिव है। ऐसे ही गारमेंट्स का मैनेजर अपने प्रोडक्ट को लेके सुपर सेंसिटिव है, फुटवेयर और स्किन केयर भी इसी तरीके से कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता जब हर एक मैनेजर अपने ही सिर्फ डिपार्टमेंट का ध्यान रखेगा, कंपनी के टारगेट्स को इग्नोर करेगा, तो क्या वो कंपनी के लिए सही होगा? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी कहीं ना कहीं लॉस में जाएगी। डिविजनल मैनेजर में गेन एक्सेसिव अथॉरिटी पोटेंशियली नेग्लेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। डिविजनल मैनेजर्स क्या होते हैं कि वो उनके पास ज्यादा अथॉरिटी आ जाती है क्योंकि वो अपने डिवीजन के होलसेल इंचार्ज हैं और वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं। अब डिविजनल स्ट्रक्चर हमने इसका मीनिंग पढ़ा, इसके बारे में पॉजिटिविटी पढ़ी, नेगेटिविटी पढ़ी, बट ये कहां पर हमारे लिए सुटेबल है? तो कट शॉर्ट आपके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल है जहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। A company involved in electronic, clothing, home appliances may find a divisional structure appropriate to manage diverse product line. Remember, जहां पर diverse product line होगी वहां पर divisional structure बहुत suitable रहेगा। Suitable for enterprises manufacturing a variety of products using different sources. It's adopting when the growth require adding more employees, creating new departments and introducing additional management levels. देखो, स्टूडेंट के सामने ना हमेशा दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि वो कंफ्यूज रहते हैं। आपके पास अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कितने तरीके के हैं, तो ये बेसिकली दो तरीके के स्ट्रक्चर हैं, फंक्शनल और डिविजनल। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप्स हैं, तो डेफिनेटली आपके यहां पर भी दो ही आंसर हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर देयर? तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी बैंक में जाते हैं, तो उस बैंक के अंदर जब आप जाते हैं तो होता क्या है कि आप वहां के मैनेजर से बहुत फॉर्मल होकर बात करते हैं, उसके क्लर्क से भी बहुत फॉर्मल होकर बात करते हैं। ऐसे ही जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप अपने प्रिंसिपल सर के पास जब भी कोई एप्लीकेशन साइन कराने जाते हैं या अपने क्लास टीचर के पास जाते हैं तो आप बहुत फॉर्मल होकर उनसे बात करते हैं। आप उन्हें ये तो नहीं कहते कर दे यार साइन, क्या जा रहा है, साइन ही तो करने हैं तूने, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपका कम्युनिकेशन विद फुल ऑफ फॉर्मेलिटी होती है उसको हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेरियस एक्टिविटीज लाइक डिजाइनिंग, सोर्सिंग मटेरियल, असेंबलिंग, क्वालिटी कंट्रोल नीड टू कोऑर्डिनेट सिस्टमेटिकली। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डिजाइन का अलग है, असेंबली लाइन का अलग है, क्वालिटी कंट्रोल का अलग है, और इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है। ईच डिपार्टमेंट फॉलो अ सेट शेड्यूल एंड गाइडलाइंस टू एंश्योर दैट फाइनल प्रोडक्ट मीट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड इज डिलीवर्ड ऑन टाइम। ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये एक बहुत फिक्स शेड्यूल को फॉलो करते हैं, एक बिल्कुल फिक्स गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं ताकि फाइनल टारगेट्स को हम लोग विद क्वालिटी मीट आउट कर सके। इनर रिटेल बिजनेस एक्टिविटीज जैसे स्टॉक हो गया है, मैनेजिंग सेल हो गया है, हैंडलिंग कस्टमर सर्विसेज को हमें आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है। सिस्टमैटिक अप्रोच इन्वॉल्विंग अलाइनिंग इन्वेंट्री लेवल विद द कस्टमर डिमांड। आपका स्टॉक इस हिसाब से मैनेज होना चाहिए कि कस्टमर जब भी डिमांड करे आपके पास स्टॉक हमेशा रेडी में होना चाहिए। एंश्योरिंग दैट द सेल टीम इज इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रमोशन एंड प्रमोटिंग, एड्रेसिंग कस्टमर इंक्वायरीज टू एनहेंस ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मीट सेल टारगेट। और जितनी भी सेल टीम है वो हमेशा कस्टमर्स की क्वेरीज को सॉल्व कर रही है ताकि सेल्स के टारगेट को अचीव किया जा सके। So in all organizations, employees are guided by rules and procedure. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एम्प्लॉइज को हम लोग रूल्स और प्रोसीजर से गाइड करते हैं टू हेल्प स्मूथ फंक्शंस ऑफ द एंटरप्राइज, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग है बिल्कुल स्मूथ चले, जॉब डिस्क्रिप्शन उनके पास रहे, रूल्स रेगुलेशंस उन्हें पता होने चाहिए। दिस इज डन थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और ये सब चीजें हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। आपको देखिएगा आपके स्कूल के अंदर एक फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रिंसिपल से बात करने की, क्लास टीचर से बात करने के, स्कूल के स्टार्ट होने से लेके उसकी छुट्टी होने तक वहां पर एक पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब रिलेशनशिप। इन ए स्कूल देयर आर डिफरेंट रोल्स लाइक टीचर, प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एक स्कूल के अंदर अलग अलग और पोस्ट पर जितने भी लोग हैं वो अलग अलग रोल करते हैं। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन द स्कूल स्पेसिफाइज दैट द टीचर रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। अब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल, वहां पर ये गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं
कि जितने भी टीचर्स हैं वो प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में रिपोर्ट टू द स्कूल मैनेजर, और जितना भी स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो पूरी की पूरी रिपोर्टिंग मैनेजर को करेगा। दिस क्लैरिटी हेल्प्स एवरीवन नो हु दे आंसर। अब ये जो रिलेशन है, ये जो क्लैरिटी है, ये बहुत क्लियर है कि कौन किसको आंसरिंग करेगा। सेकेंड इज मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव, मतलब टारगेट पूरा करने में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत हेल्पफुल होते हैं। अ स्कूल विद अ गोल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, एक स्कूल है जिसका मेन टारगेट है क्वालिटी एजुकेशन देना। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेट रूल्स लाइक क्लास शेड्यूल, टीचिंग मेथड एंड एग्जाम प्रोसीजर। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्लास का शेड्यूल बनाया जाता है, टीचिंग मेथोलॉजीज बनाई जाती हैं और एक एग्जाम का पैटर्न प्रोसीजर भी तैयार किया जाता है। These rules ensure that the school's objective of offering a good education is met through organized and planned activities. अब कहीं ना कहीं ये जो हमने प्लान करा है सारा का सारा, ये इसलिए किया है कि स्कूल के टारगेट्स को हम इजीली मीट आउट कर सके। कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल एफर्ट्स इन अ स्कूल, वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस नीड टू वर्क टुगेदर। एक स्कूल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब अगर स्कूल का टाइम टेबल होगा तो डेफिनेटली मैथ्स डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, they all have to coordinate with each other so that the school timetable should run smoothly. The formal organization ensure that the efforts of these departments are coordinated. एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनके एफर्ट्स आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड रहने चाहिए ताकि कोई भी क्योज ना हो। For instance, the English department may plan lesson in line with the overall curriculum set by the school management. इंग्लिश डिपार्टमेंट अपना सारा का सारा कोर्स वैसे डिजाइन करता है जैसा कि स्कूल अथॉरिटी ने अपने करिकुलम में बताया हुआ है। डेलिब्रेट डिजाइन बाय टॉप मैनेजमेंट, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल इंक्लूड द रोल ऑफ टीचर्स, प्रिंसिपल, सपोर्ट स्टाफ। एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और वहां पर सबका रोल फिक्स है, चाहे वो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, सपोर्ट स्टाफ है। इज डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट ने उसको बहुत डेलिबरेटली डिजाइन किया है कि प्रिंसिपल का ये रोल है, टीचर्स अपना ये काम करेंगे, सपोर्टिव स्टाफ ये काम करेंगे। They plan how responsibilities are divided to ensure the school runs smoothly. अब जो मैनेजमेंट है वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपस में कैसे डिवाइड करें प्रिंसिपल, टीचर्स और सपोर्टिंग स्टाफ में, कि ताकि स्कूल बहुत स्मूथली रन कर सके और एजुकेशन के टारगेट को अचीव कर सके। Emphasize on work performance. In school, the formal organization places more emphasis on tasks like teaching, lesson plan and administrative duties. एक स्कूल के अंदर जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है टीचिंग पर, लेसन प्लान पर और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज पर। वाइल बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप अमंग द स्टाफ एंड स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्कूल में स्टाफ और स्टूडेंट्स के बीच में एक मजबूत बॉन्ड होना, एक बहुत अच्छा रिलेशन होना किसी भी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। द प्राइमरी फोकस इज ऑन एफिशिएंटली कैरिंग आउट टास्क टू प्रोवाइड गुड लर्निंग एनवायरनमेंट। और मेन क्या है कि पूरे के पूरे स्कूल के अंदर एक बहुत ही अच्छा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो, एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए। एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Now the first is easier responsibility fix. In a formal organization, it is easy to know who is responsible for whom. सीधी सी बात है, अभी मैंने आपके सामने स्कूल का एग्जांपल लिया, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर अभी हमने एग्जांपल में देखा सपोर्टिंग स्टाफ, टीचर और प्रिंसिपल, इन सबको पता है कि ये लोग मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपनी सारे के सारे आंसरेबल ये लोग टीचर्स प्रिंसिपल के लिए और प्रिंसिपल मैनेजमेंट कमेटी के लिए आंसरेबल है। बिकॉज एवरीवन रोल्स आर क्लियरली डिफाइंड, और यहां पर हर एक का रोल बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। नो एम्बिग्यूटी इन रोल्स, मतलब नो कंफ्यूजन इन रोल्स, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट व्हाट ईच पर्सन नीड टू डू। अब हमने एग्जांपल लिया था स्कूल का, तो वहां पर हर टीचर को अपना टाइम टेबल पता था, कोई भी कंफ्यूजन नहीं था कि किस टीचर को क्या काम करना है, प्रिंसिपल को क्या काम करना है। ड्यूटीज आर स्पेसिफाइड प्रिवेलिंग द सेम वर्क फ्रॉम बीइंग डन ट्वाइस। और ड्यूटीज जो होती हैं बहुत स्पेसिफाई की जाती है ताकि एक सेम काम दो लोग बिल्कुल भी ना करें, मतलब एक तरीके से वर्कलोड डबल ना हो और एक एम्प्लॉय को दो बार एक काम ना करना पड़े। मेंटेनिंग यूनिटी ऑफ कमांड, अ क्लियर चेन ऑफ कमांड इज एस्टेब्लिश एंश्योरिंग एवरीवन फॉलो स्ट्रक्चर लीडरशिप एंड मेंटेनिंग यूनिटी। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड होता है, जैसे कि अभी बताया प्रिंसिपल से ही सभी टीचर्स ऑर्डर लेंगे या डिपार्टमेंट्स के हेड से टीचर्स ऑर्डर लेंगे, तो एक यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है। Effective goal accomplishment. Formal organization provide a plan for task helping employees understanding their role.
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं सबको अपना रोल पता है। स्कूल के अंदर टीचर्स को अपना रोल पता है, उन्हें क्या पढ़ाना है, कौन से एग्जाम्स के पेपर तैयार करने हैं। प्रिंसिपल को अपना रोल पता है कि उसे सीबीएसई का कब काम करना है, आपके रजिस्ट्रेशन कब करने हैं। सपोर्टिंग स्टाफ को अपना रोल पता है एंड दे ऑल वर्क अचीविंग द गोल एफिशिएंटली, और कहीं ना कहीं ये सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करते हैं। प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी कब आएगी, जब एम्प्लॉयज को पता होगा उन्हें क्या करना है, और जब उन्हें पता होगा उन्हें क्या करना है, डेफिनेटली वो अपने ड्यूटी आवर्स में वो काम करेंगे। और जहां पर बॉस कभी भी अपने एम्प्लॉयज को ना बताए, उल्टा उन्हें डांट पड़ेगी, तुम्हें देखना चाहिए तुम्हारी क्या जिम्मेवारी है, तुम्हें अपने हिसाब से काम करना चाहिए, तो ऐसे केस में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं होती। स्पेसिफिक रूल्स गाइड एम्प्लॉय बिहेवियर मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल, जब कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनते हैं एम्प्लॉयज के लिए, मैनेजमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टेबिलिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि उन रूल्स के बेस पर हम चीजों को पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग डिलेज। अब हम लोगों ने स्कूल का एग्जांपल लिया, अगर मान लिया स्टूडेंट से कंसर्न कोई डिसीजन लेना है तो सबसे पहले स्टूडेंट टीचर के पास जाएंगे, टीचर प्रिंसिपल के पास जाएंगे, प्रिंसिपल मैनेजमेंट कमेटी के पास जाएगा, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे कम्युनिकेशन नीचे की तरफ आएगी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये डिले इन डिसीजन होता है? अगर हम किसी फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं तो टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी, वर्कर्स पहले सुपरवाइजर से बात करेंगे, सुपरवाइजर्स मिडिल लेवल मैनेजर से, मिडिल लेवल टॉप से, और फिर ये फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नीचे की साइड आएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग माइट टेक लॉन्गर बिकॉज एवरीवन हैज टू फॉलो अ सेट ऑर्डर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन हमेशा लेट रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक को एक सेट रूल्स ऑफ रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, एक स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ता है। इट इज लाइक वेटिंग इन लाइन टू गेट समथिंग डन एंड दिस प्रोसेस कैन स्लो थिंग्स डाउन। यहां पर जब हम किसी भी एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन फॉर क्रिएटिविटी, समटाइम्स इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू स्ट्रिक्ट इन इट्स रूल इट माइट नॉट अप्रिशिएट क्रिएटिव आइडियाज। एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जो भी रूल्स रेगुलेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब उसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो जब एम्प्लॉयज जो हैं पिछले 10 साल से ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई भी चेंजेस उन्हें अलाउ नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी 10 साल के बाद या 5 साल के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी लूज होने लग जाती है, वो एम्प्लॉयज अपनी क्रिएटिविटी खत्म करने लग जाते हैं। It is a bit like having one way to solve a math problem even if they could may create solution। ये कुछ इस टाइप से हुआ, एक स्टूडेंट के पास मैथ्स की प्रॉब्लम दी गई, वो बच्चा मैथ्स की प्रॉब्लम अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसे ये कहा गया है कि जो मेथड आपको बताया आप सिर्फ उसको फॉलो करेंगे। तो धीरे धीरे वो बच्चा मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपनी क्रिएटिविटी खत्म कर देगा। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, इमेजिन इफ योर फोकस is only on homework and not on getting to know your classmate। आप सपोज करिए आपका मेन फोकस है सिर्फ होमवर्क करना, आप अपने क्लासमेट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट इज सिमिलर, ये बिल्कुल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। इट पुट्स अ लॉट ऑफ एम्फेसाइज ऑन टास्क एंड स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके काम पर मेन ध्यान दिया जाता है, मतलब आपका फोकस आपके सिर्फ टारगेट पर होना चाहिए। मेकिंग इट चैलेंजिंग टू सी द कंप्लीट पिक्चर ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट एंड वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये भी नहीं पता लग पाता कि साथ वाली डेस्क पर जो एम्प्लॉय बैठा है वो क्या काम कर रहा है और वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि आप अपनी डेस्क पर इतने ज्यादा काम में इन्वॉल्व होते हो कि आपके लिए रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना, काम के प्रोसेस को उस रिलेशन से अटैच करना बहुत मुश्किल होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, जब आप अपने रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इनफॉर्मल चिट चैट होती है हमारी। और आप किसी क्लब के अंदर हैं तो वो भी हमारा एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो एक सिंपल सा पॉइंट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पहचान करने का, जहां पर हमारा कम्युनिकेशन विदाउट एनी फॉर्मेलिटी होता है। फॉर इंस्टेंस, एम्प्लॉय हु प्ले क्रिकेट टुगेदर ऑन संडे हैव कॉफी मीटअप in cafeteria or share an interest in drama from informal groups। These groups are not part of any official structure but develop naturally। आप खुद देखिएगा, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने गए, उस ऑर्गेनाइजेशन में 50 के आसपास एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन 5-6 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया,
कि हर संडे जब ऑफिस की छुट्टी होगी वो लोग 2 घंटे क्रिकेट खेलेंगे, या कैफेटेरिया के अंदर 4-5 दोस्त बैठ के आपस में चिट चैट कर रहे हैं, तो ये सब हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। Informal organization is like a social network. तो informal organization is nothing else, it's a social network. लोगों का आपस का एक सोशल नेटवर्क that naturally form among people at work. आप जब किसी भी एक वर्क प्लेस पर जाते हैं तो आप अपने सेम इंटरेस्ट के लोगों के साथ फ्रेंडशिप बनाते हैं और वहां पर आपका एक उनके साथ बॉन्ड बनने लग जाता है, एक रिलेशन बनने लग जाता है, और वो जो 4-5-6-8-10 लोगों का रिलेशन होता है या इससे ज्यादा लोगों का रिलेशन होता है वो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। It happens when employees interact beyond their official role in the workplace. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता कैसे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आपको सोचेगा आपकी बैंक में जॉब लगी है और बैंक में जब आपने जॉब करना शुरू करा तो आपको 2 महीने बाद पता लगा कि बैंक के आउट ऑफ 55 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, और आप पांचों ने कैफेटेरिया में बैठ के बातचीत करना शुरू करा और जॉब ज्वाइनिंग के 2-3 महीने बाद आपका एक ग्रुप बन गया जो हर संडे क्रिकेट खेलता है। इसका मतलब पहले आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहां से अपने सेम इंटरेस्ट के ग्रुप को बनाया और वो हमारा बन गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही डेराइव किया जाता है। When people go beyond their defined roles, it happens when the people regularly interact. अब आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कब बनाएंगे? जब आप रेगुलर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे एंड इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग स्ट्रिक्टली टू फॉर्मल रूल्स दे फॉर्म ग्रुप बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड इंटरेस्ट। यहां पर जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन होता है उसके रूल्स रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के जैसे स्ट्रिक्ट नहीं होते। ये सब एम्प्लॉइज या सब अपने फ्रेंड्स आपस में मिलकर अपने अकॉर्डिंग इस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस डिजाइन करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि यहां पर 4-5 दोस्तों ने इकट्ठे मिलकर एक रूल बनाया कि संडे टू संडे हम क्रिकेट खेलेंगे और जो भी क्रिकेट खेलने फ्रेंड नहीं आएगा वो बाकी बचे हुए फ्रेंड्स को पार्टी देगा। अब ये एक ऐसा रूल है जिसमें ना ही तो कोई पनिशमेंट है बल्कि जो पनिशमेंट वो एक स्वीट फॉर्म में दी गई है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन आपस में ग्रुप मेंबर्स बनाते हैं। एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओरिजिन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कलीग्स फॉर्मिंग अ क्लोज निट ग्रुप बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट। यहां पर जितने भी कलीग्स होते हैं वो सब आपस में अपना शेयर करते हैं इंटरेस्ट, और नॉर्मली इनफॉर्मल ग्रुप उन लोगों का बनता है जिनका इंटरेस्ट सेम होता है, इवन दो नॉट एक्सप्लिसिटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मैनेजमेंट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेज ओरिजिनली विद इन फॉर्मल स्ट्रक्चर थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉइज। तो हम ये कह सकते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉइज आपस में पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं तब ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है। इवोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ग्रुप नॉर्म। A team developing its own unwritten rule for collaboration and communication that differ from the formal guideline. ये जितने भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये आपस में दोस्तों ने मिलकर रूल्स रेगुलेशन बिना किसी रिटर्न फॉर्म के डिसाइड करे, और इनके रूल्स रेगुलेशन फॉर्मल के जैसे बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते। बिहेवियरल स्टैंडर्ड विद इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर शेप्ड बाय द कलेक्टिव नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, नॉट बाय ऑफिशियल रूल। यहां पर जितने भी रूल्स हैं वो आपस में कलेक्टिव विजडम से लिए जाते हैं, ना कि ऑफिशियली रूल्स को फॉलो किया जाता है। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। एम्प्लॉइज फॉर्मिंग अ सोशल मीडिया ग्रुप फॉर कैजुअल कन्वर्सेशन एंड अपडेट आउटसाइड द फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। कुछ एम्प्लॉइज ने आपस में एक कम्युनिकेशन चैनल बनाया और वो उस चैनल के अंदर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कम्युनिकेशन चैनल नॉट डिफाइंड बाय मैनेजमेंट। अब अगर आप देखिएगा मैनेजमेंट में तो चैनल बड़ा क्लियर है कि जो सुपरवाइजरी लेवल है वो मिडिल से बात करेगा, मिडिल टॉप से बात करेगा, लेकिन जो इनफॉर्मल होता है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी किसी से कैसे भी बात कर सकता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। स्पॉन्टेनियस इमरजेंस। एम्प्लॉइज फॉर्मिंग अ लंच ग्रुप बेस्ड ऑन शेयर इंटरेस्ट विद नो डायरेक्टिव फ्रॉम मैनेजमेंट टू डू सो। आप लंच ब्रेक में आपस में इकट्ठे मिले, वहां पर पॉलिटिक्स में किसी का इंटरेस्ट है, किसी का क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी का रिलीजियस प्लेसेस में इंटरेस्ट है, तो सबने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्पॉन्टेनियसली बातचीत करनी शुरू करी और एक ग्रुप बना के रख लिया। तो यहां पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग आपस में इंटरेक्शन से क्रिएट करते हैं। लैक ऑफ डेफिनेट स्ट्रक्चर। अगर आप देखिएगा हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर होगा, चाहे हम कम्युनिकेशन की बात करें या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, मगर इनफॉर्मल में आपस में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। A group of colleagues with diverse role and responsibility develop informal connection and relationship without a formal hierarchy. यहाँ पर एक ग्रुप है जहां पर अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं सारे के सारे,
कलीग्स, सबकी अपनी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका एक अपना रिलेशन तैयार हुआ है बिना किसी फॉर्मल हिरार्की के। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लैक अ क्लियर स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल का कोई भी क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होता एज दे आर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, क्योंकि ये एक सोशल रिलेशनशिप से बना हुआ नेटवर्क होता है। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट अपडेट्स और changes within the organization are quickly shared among the employees through informal communication channel। आपको देखिएगा, आप लोगों के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आपके शहर की जो भी न्यूज आती है वो न्यूज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एकदम आती है, तो एक तरीके से वो फास्टर इंफॉर्मेशन का काम करता है। ऐसे ही कुछ दोस्तों ने क्लास के ग्रुप के अलावा अपना एक पर्सनल ग्रुप बनाया, तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस ग्रुप पर डाल देते हैं, तो वो एक बहुत ही फास्टर कम्युनिकेशन का काम करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाईपास प्रेस्क्राइब लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी हमारा स्केलर चेंज जैसा तरीका नहीं होता कम्युनिकेट करने का। फैसिलिटेट रैपिड इंफॉर्मेशन एंड प्रॉम्प्ट फीडबैक, और जिसकी वजह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है बहुत रैपिडली फैलती हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम स्केलर चेन को फॉलो करते हैं तो इंफॉर्मेशन का फ्लो हमारा स्लो हो जाता है। सोशल नीड्स एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। आपको सोचेगा, आप किसी कंपनी के अंदर और वहां पर आप किसी से बात नहीं कर रहे और ना ही बात करना अलाउड है, कैफेटेरिया में भी गए, रोबोट की तरह पहुंचे, खाना खाया और वापस आ गए, तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, क्या ऐसी जगह आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। स्कूल के अंदर आप लोगों को अलाउड ना हो कलीग्स के साथ बात करना, सिर्फ आओ पढ़ो और घर जाओ। लंच ब्रेक में सिर्फ आप अपना लंच करिएगा, रेसेस के अंदर सॉरी अपना टिफिन फिनिश करिएगा। आप किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो क्या दोबारा स्कूल आने का मन करेगा? बिल्कुल भी नहीं मन करेगा। एम्प्लॉयज फॉर्मिंग इनफॉर्मल ग्रुप बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट और हॉबीज। यहां पर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं अपनी हॉबीज के हिसाब से अपने ग्रुप डिजाइन करते हैं। क्रिएटिंग अ सपोर्टिव सोशल एनवायरनमेंट विद इन द वर्क प्लेस, और ये जो ग्रुप होता है सोशल एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ मेंबर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपस में मेंबर्स की सोशल नीड्स को पूरा करता है। फॉर एग्जांपल, आपस में फ्रेंडशिप को पूरा करता है, एक दूसरे की पर्सनल ग्राउंड पे हेल्प करने की नीड को भी पूरा करता है। बिलोंगिंग एंड एनहेंसिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, और इन चीजों से कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। कॉम्पनसेशन फॉर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन एडुकेसी। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं कुछ लैक्स होते हैं और वो जो कमियां होती हैं इनफॉर्मल के थ्रू पूरी हो जाती है। गैदरिंग फीडबैक ऑन प्रपोज्ड प्लान एंड पॉलिसीज थ्रू इनफॉर्मल नेटवर्क हेल्प्स आइडेंटिफाइड पोटेंशियल इश्यूज एंड अलाउ फॉर एडजस्टमेंट बिफोर फॉर्मल इंप्लीमेंटेशन। एक मैनेजर ने ये डिसाइड करा है कि मैं स्टाफ को 2 घंटे या 1 घंटे बाद में रोकूंगा ताकि प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ सके। अब जब ये मैसेज उन्होंने इनफॉर्मल ग्रुप के थ्रू सर्कुलेट करा, तो इनफॉर्मल ग्रुप ने मैनेजर को बताया कि सर, स्टाफ की बाद में फैमिलीज है, कोई अपने बच्चे के लिए घर जल्दी जाना चाहता है, तो कोई अपनी वाइफ को दूसरा ऑफिस से पिक करना चाहता है। तो एक तरीके से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेजर को इन बातों का पता लगता है। तो मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी कमी होती है, इनफॉर्मल के थ्रू उसे कॉम्पनसेट किया जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एड्रेसिंग शॉर्टकमिंग इन द फॉर्मल स्ट्रक्चर। जितने भी फॉर्मल और स्ट्रक्चर के अंदर शॉर्टकमिंग्स होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उन शॉर्टकमिंग्स को पूरा करता है और ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को पूरा करता है। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, डिस्ट्रक्टिव ह्यूमर स्प्रेड। देखो, जब भी आप लंच ब्रेक पर बैठते हैं या आप लोग रेसेस में होते हैं, आप लोग बहुत सारी बातें करते हैं और वो बहुत सारी जो बातें होती हैं अफवाहों का फॉर्म ले लेती है, और इसमें एक बड़ी पेट लाइन होती है, हमने सुना है एक बंदा कह रहा था। अब वो एक बंदा कौन है? वो एक बंदा कोई भी नहीं है। जो ग्रुप बैठता है लंच ब्रेक पर, वो उनका चिट चैट जो है वो एक र्यूमर की फॉर्म में बन जाता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से र्यूमर्स बहुत ज्यादा फैलते हैं। फॉल्स इंफॉर्मेशन कैन क्रिएट पैनिक एंड हार्म रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो जाती है इनफॉर्मल ग्रुप की वजह से, तो कभी कभी वो ऑर्गेनाइजेशन की लिए रेपुटेशन के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक ग्रुप आपस में कैफेटेरिया में बैठा है और उनके बीच में ये र्यूमर, एक फॉल्स डिस्कशन चलने लगा कि अगर ये कंपनी बिक जाए तो। उनका ये आपस का डिस्कशन जो है, एक र्यूमर फैला गया कि कंपनी बिकने वाली है, और इस र्यूमर से कंपनी की गुडविल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इन्वॉल्व इन स्प्रेडिंग र्यूमर्स, जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं र्यूमर्स फैलाते हैं, कैन बिकम अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
तो कहीं ना कहीं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स का काम करती है। रेसिस्टेंस टू चेंज, employees with an informal network opposing a new work policy, hindering its smooth implementation and potentially limit the organization adaptability। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो तभी कामयाब होता है जब वो समय के साथ साथ अपने आप में चेंजेस लाता है। मतलब जैसे जैसे अपग्रेडेशन की जरूरत है वैसे वैसे वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सभी मेंबर्स ने आपस में कैफेटेरिया में डिसाइड करा कि हम तो अपने में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, हम में से कोई भी ट्रेनिंग में नहीं जाएगा, हम नई नई चीजें सीखेंगे तो वर्कलोड बढ़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरीके की उन्होंने एक डिसीजन ले लिया। आपको क्या लगता है, अगर वर्कर्स इस तरीके से डिसीजन लेंगे, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में लाने वाले चेंजेस के लिए सही होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रेसिस्ट चेंजेस प्रपोज बाय द मैनेजमेंट। बहुत बार ऐसा होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि मैनेजमेंट जो भी चेंजेस लेकर आ रहा है हम उसे अपोज करेंगे, लीडिंग टू डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। और इस वजह से मैनेजमेंट जो है कई बार नेसेसरी चीजें भी इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते। प्रेशर टू कंफर्म, a tight-knit informal group expecting its member to resist new projects can create a counterproductive atmosphere। एक इनफॉर्मल ग्रुप है और वो अपने मेंबर से एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो नया प्रोजेक्ट है उसके लिए हम बिल्कुल मना कर देंगे, और कहीं ना कहीं ये काउंटर प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, हिंडरिंग द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू इनोवेट एंड ग्रो। और इससे क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन की जो इनोवेटिव एबिलिटीज हैं या उसकी ग्रोथ होने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सब खत्म हो रही है। Informal organization may exert pressure on members to conform to group expectation even if those norms are against organization interest। बहुत बार ऐसा होता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने मेंबर्स पर ये फोर्सफुली एक तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स को पूरा ना करें, और इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी हैम्पर हो जाती है। देखो, डेलीगेशन का सीधा सीधा सा मतलब होता है काम को अपने नीचे वाली टीम को ट्रांसफर करना, ताकि मैनेजर जो है ओवर बर्डन से बच सके। आपको देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि मम्मी के पास बहुत सारा काम किचन में होता है, तो मम्मी कहीं ना कहीं आपकी सिस्टर या आपको वो काम ट्रांसफर कर देते। ऐसे ही पापा के पास दुकान पर बहुत सारा काम है, पापा अपनी शॉप पर बहुत बिजी हैं, उन्होंने अपने बेटे या बेटी या वाइफ को बुलाया और अपना थोड़ा सा काम उनको ट्रांसफर कर दिया, जिससे कि पापा के पास अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, वो दुकान की और एक्टिविटीज को फोकस कर सकते हैं। ऐसे ही घर के अंदर कोई गेस्ट आने वाला है, मम्मी बहुत ज्यादा किचन में बिजी है, वो बहुत सारी मेन एक्टिविटी के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है, मम्मी ने किचन का काम अपनी बेटी या बेटे को हैंड ओवर कर दिया। अब मम्मी के पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है गेस्ट की अदर एक्टिविटीज को देखने का। तो डेलीगेशन का मतलब होता है जब आप अपने नीचे वाली टीम को काम ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि आपका वर्कलोड कम हो जाता है। ड्यू टू इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ मैनेजिंग एवरी टास्क अलोन, डेलीगेशन बिकम एसेंशियल फॉर ए मैनेजर। आपको क्या लगता है, एक मैनेजर सारा काम खुद मैनेज कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मैनेजर अगर सारा काम खुद मैनेज करने के बारे में सोचेगा तो बहुत ओवरबर्डन रहेगा। A manager overwhelmed by the volume of work recognize the necessity to delegate authority। एक मैनेजर को जब ये लगा कि उसके पास बहुत सारा काम है, उसने सोचा कि अब मुझे अपनी अथॉरिटी को नीचे डेलीगेट कर देना चाहिए, अब अपना काम नीचे वाली टीम को ट्रांसफर कर देना चाहिए टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली, ताकि मैनेजर अपना टाइम कोर एक्टिविटी को दे सके और ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा कर सके। डेलीगेशन इन्वॉल्व द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम ए सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन में क्या होता है कि आपकी जो अथॉरिटीज हैं वो नीचे की साइड ट्रांसफर करी जाती है, मतलब मैनेजर अपना काम अपने नीचे टीम को दे रहा है। बाय डेलीगेटिंग रूटीन टास्क टू सबऑर्डिनेट, अगर मैनेजर अपने रूटीन टास्क नीचे की टीम को ट्रांसफर करता है, अ मैनेजर कैन फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मैनेजर जो है अपनी प्लानिंग को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है और टारगेट को भी अचीव कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेलीगेशन के एलिमेंट्स। इस डेलीगेशन के एलिमेंट्स को समझने के लिए हम ये साइंस फेयर के एग्जांपल को बहुत थॉरली समझेंगे। वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्कूल देयर वर टू स्टूडेंट। एक स्कूल के अंदर दो स्टूडेंट है, राज एंड प्रिया, बोथ एंथुसियास्टिक अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन द अपकमिंग साइंस फेयर। दोनों बहुत एक्साइटेड है एक साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए। द साइंस फेयर वॉज ए प्रेस्टिजियस इवेंट। साइंस फेयर उस स्कूल की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट है। एंड द स्टूडेंट वर ईगर टू शोकेस देयर क्रिएटिविटी। और जितने भी स्टूडेंट है वो अपनी क्रिएटिविटी और साइंटिफिक स्किल्स को शो करने के लिए बहुत ज्यादा उस साइंस फेयर में ईगर है।
अब अगर मैं बात करता हूं एलिमेंट जो हैं हमारे डेलीगेशन के, इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अब अगर मैं बात करता हूं अथॉरिटी की, यहां पर इस साइंस फेयर में टीचर का क्या रोल है? मैडम शर्मा द साइंस टीचर, मैडम शर्मा साइंस टीचर हैं, हैड द अथॉरिटी टू सेलेक्ट स्टूडेंट फॉर द साइंस फेयर। अब यहां पर मैम के पास पूरी अथॉरिटी है अपने हिसाब से साइंस फेयर के लिए टीचर्स को सेलेक्ट करने की, एंड असाइन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोजेक्ट देने के लिए शी चूज राज एंड प्रिया बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। अब मैडम शर्मा ने राज और प्रिया को चूज करा उनके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को देखते हुए। मैडम शर्मा ग्रांटेड अथॉरिटी टू राज एंड प्रिया टू इंडिपेंडेंटली चूज एंड डेवलप देयर रेस्पेक्टिव साइंस प्रोजेक्ट। यहां पर मैडम शर्मा ने राज और प्रिया को इंडिपेंडेंटली पावर दी है कि वो अपने साइंस प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो यहां पर अथॉरिटी का मतलब हो गया एक तरीके से नीचे वाली टीम को पावर देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी में राज और प्रिया का क्या रोल है, जो कि दोनों स्टूडेंट है। राज डिसाइडेड टू वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग द वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। अब यहां पर राज ने डिसाइड करा है कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे जो वाटर प्यूरिफिकेशन को इंडिकेट करता हो, वाइल प्रिया चूज टू क्रिएट अ सोलर पावर मॉडल, और जबकि प्रिया चाहती है कि वो एक सोलर पावर मॉडल को ले। बोथ स्टूडेंट टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर चूजन प्रोजेक्ट, और दोनों ने अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। राज एंड प्रिया वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्चिंग प्लानिंग। अब यहां पर राज और प्रिया अपने प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एंड एग्जीक्यूटिंग देयर प्रोजेक्ट, और वो कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर एग्जीक्यूशन का काम कर रहे हैं। एंश्योरिंग दे मेट द क्राइटेरिया सेट बाय मैडम शर्मा, और दोनों इस बात के लिए बहुत फोकस कर रहे हैं कि जो मैम ने उन्हें क्राइटेरिया बताया साइंस फेयर के लिए, उनके प्रोजेक्ट उस क्राइटेरिया पे बिल्कुल फुलफिल हो। अकाउंटेबिलिटी, वाइल राज एंड प्रिया वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, हालांकि राज और प्रिया ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो दोनों के दोनों उस प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मैडम शर्मा रिमेन अकाउंटेबल फॉर द ओवरसीइंग द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट। लेकिन स्टिल जो मैम है उनकी वो फिर भी रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल हैं इस बात के लिए कि स्टूडेंट ने जो पार्टिसिपेशन किया उसके लिए वो कामयाब हो। एज द साइंस टीचर मैडम शर्मा हेल्ड रेगुलर चेक्स इन विद राज एंड प्रिया। मैडम जो है रेगुलर चेक कर रही हैं राज और प्रिया के प्रोजेक्ट को, प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस, उनको गाइडलाइंस दे रही है, एंश्योर कर रहे हैं देवर ऑन ट्रैक, कि ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट बिल्कुल ट्रैक पर ही बनाए। इफ एनी चैलेंजेस अराउज, अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हुए चैलेंज आ रहे हैं, मैडम शर्मा वाज आंसरेबल टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंट। मैडम शर्मा कहीं ना कहीं आंसरेबल हैं, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल है स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन और पेरेंट्स के लिए। तो यहां पर अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? अथॉरिटी इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी का मतलब होता है एक व्यक्ति के पास राइट है नीचे वाली टीम को ऑर्डर देने का। जैसे मैडम शर्मा के पास राइट है राज और प्रिया को चूज करके उनको प्रोजेक्ट देने का। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ये टॉप से बॉटम की तरफ जाता है, मतलब अथॉरिटी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल में अगर हम देखते हैं तो यहां पर ये हमारी डाउनवर्ड्स ट्रांसफर करती है अथॉरिटी। Responsibility is the obligation of a subordinate to properly perform assigned duty. Responsibility जो आपके सबऑर्डिनेट है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें जो भी काम दिया गया उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करें। इट फ्लोज अपवर्ड्स मेकिंग सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल टू देयर सुपीरियर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है कि जितने भी सबऑर्डिनेट हैं वो अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अकाउंटेबिलिटी दैट मीन्स आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है फाइनल आउटकम के लिए आंसरेबल होना, इवन व्हेन अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड। हमने नीचे वाली टीम को अथॉरिटी दी है, ट्रांसफर कर दिया है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने एक्सेप्ट कर दी है, फिर भी जो बॉस है वो अकाउंटेबल होगा, आंसरेबल होगा। इट फ्लोज अपवर्ड मेकिंग सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल टू देयर सुपीरियर फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। यहां पर सबऑर्डिनेट जो है आंसरेबल हैं अपने सुपीरियर के लिए कि उनका काम जो है सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। Now the question is explain importance of delegation. देखो डेलीगेशन में अब तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि बॉस अपना काम नीचे वाली टीम को ट्रांसफर करता है, उससे कहीं ना कहीं बॉस के पास एक्स्ट्रा टाइम होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन की कोर एक्टिविटी को करने के लिए। तो यहां पर डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। अ स्कूल प्रिंसिपल बाय डेलीगेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क टू वाइस प्रिंसिपल, एक स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो अपना टास्क जो है वाइस प्रिंसिपल को ट्रांसफर करते हैं। कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फोस्टर ओवरऑल स्कूल डेवलपमेंट, और कहीं ना कहीं उनका मोटिव होता है अच्छी प्लानिंग करना,
अपने बर्डन को कम करके, ताकि स्कूल के डेवलपमेंट को ग्रोथ दी जा सके। डेलीगेटिंग टास्क एम्पावर मैनेजर टू फोकस ऑन क्रूशियल मैटर। अगर हम डेलीगेशन की बात करते हो तो यहां पर मैनेजर के पास एक्स्ट्रा टाइम होता है डेलीगेशन ऑफ वर्क के बाद कि वो क्रूशियल मैटर को फोकस कर सके, एनहेंसिंग देयर एफिशिएंसी एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। और कहीं ना कहीं ये एफिशिएंसी को डेवलप कर सके, प्रोवाइड कर सके अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ के लिए। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, देखो सीधी सी बात है, जब मैनेजर अपना काम नीचे वाली टीम को देगा तो नीचे वाली टीम कहीं ना कहीं उसमें क्रिएटिविटी का यूज करेगी और अपनी ग्रोथ को करेगी नई नई क्रिएटिविटी से उस काम को पूरा करके। इन ए टेक कंपनी अ टीम लीड डेलीगेट कोडिंग टास्क टू टीम मेंबर। एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, वहां पर एक बॉस ने अपने टीम मेंबर्स को काम ट्रांसफर किया, अलाउइंग देम टू डू देयर स्किल्स बिकम प्रोफिशिएंट इन कॉम्प्लेक्स टास्क। और बॉस ने उन्हें कहा है कि जो काम आपको ट्रांसफर किया गया आप अपनी स्किल्स से उसको पूरा करिएगा और उस काम को पूरा करने में अपने पोटेंशियल का यूज करिए। डेलीगेशन ऑफर एम्प्लॉइज अपॉर्चुनिटी टू शो देयर टैलेंट। जब हम काम नीचे वाली टीम को ट्रांसफर करते हैं तो नीचे वाली टीम जब उस काम को करती है तो वो अपने टैलेंट को शो करती है। फोस्टरिंग स्किल डेवलपमेंट, उनमें स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर लीडरशिप रोल। और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं मैनेजरशिप के लिए, लीडरशिप के लिए तैयार हो जाते हैं। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, थर्ड पॉइंट। इन अ कॉलेज प्रोजेक्ट अ प्रोफेसर डेलीगेट रिसर्च टास्क टू स्टूडेंट। एक कॉलेज में प्रोजेक्ट है और प्रोफेसर जो है कहीं ना कहीं अपना टास्क स्टूडेंट पर ट्रांसफर कर रहा है, एंड इट गिव्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंप्रूविंग कॉन्फिडेंस। और जब प्रोफेसर ने अपना काम नीचे स्टूडेंट को ट्रांसफर करा, स्टूडेंट में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोफेसर ने हमें इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल समझा, और कहीं ना कहीं जितने भी स्टूडेंट है वो कॉन्फिडेंट भी हुए। एंड मोटिवेटिंग स्टूडेंट टू एक्सेल इन देयर स्टडीज। और इसी बात ने स्टूडेंट को मोटिवेट करा अपनी स्टडीज को और ज्यादा एक्सेल करने में। डेलीगेशन बूस्ट एम्प्लॉइज मोटिवेशन बाय इंटरेस्टिंग देम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, उन पर ट्रस्ट बिल्डअप किया जाता है और उनकी सेल्फ स्टीम को भी एनहेंस किया जाता है। नाउ द फोर्थ इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। एन इंडियन बिजनेस एक्सपेंड टू न्यू रीजन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज। एक इंडिया में फर्म है, वो अपने बिजनेस को अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टेट में एक्सपेंड कर रही है और कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट है अपने एम्प्लॉइज पर कि वो अपने एम्प्लॉइज को अलग अलग ब्रांचों में भेजेगी और कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉइज उन डिफरेंट ब्रांचेस को हैंडल कर सकते हैं। लिवरेजिंग देयर एक्सपर्टाइज टू रेप्लिकेट सक्सेसफुल वर्क प्रैक्टिसेस एंड श्योर अ स्मूथ लॉन्च। और कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज की एक्सपर्टीज जो है सक्सेसफुल वर्क को शो कर रही है और एक स्मूथ लॉन्च दे रही है। डेलीगेशन कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ बाय प्रिपेयरिंग अ स्किल वर्कफोर्स। डेलीगेशन में भी मैंने बताया था कि आप लोग जब अपनी नीचे वाली टीम को काम ट्रांसफर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने टैलेंट का शो करते हैं और धीरे धीरे वो फ्यूचर मैनेजरशिप के लिए डेवलप हो जाते हैं, विच मेक्स देम कैपेबल ऑफ टेकिंग लीडरशिप रोल इन न्यू वेंचर। और धीरे धीरे ये जो एम्प्लॉइज होते हैं ये किसी नए वेंचर की लीडरशिप भी इजिली हैंडल कर सकते हैं। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। देखो जब भी हम काम डेलीगेट करते हैं तो सबको पता है कि टॉप लेवल अपनी नीचे वाली टीम को काम ट्रांसफर करेगी, तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हिरार्की को भी शो करता है। इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी द डिग्री ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी डिटरमाइंस रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। जब एक हम कंपनी की बात करते हैं वहां पर जब कोई बॉस अपना काम नीचे की टीम को ट्रांसफर करता है तो ये पता लग जाता है हु विल रिपोर्ट टू हुम, कौन किसके लिए आंसरेबल है, एंड द पावर एसोसिएटेड विद ईच जॉब पोजीशन। और ये भी पता लग जाता है कि यहां पर किस जॉब की कितनी पावर पोजीशन है। डेलीगेशन एस्टैब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। डेलीगेशन में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, फ्रेमिंग द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। और ये कहीं ना कहीं सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट के एक हिरार्की को डेवलप करता है। बेटर कोऑर्डिनेशन, फॉर एन एग्जांपल विद इन एन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिस क्लियर डेलीगेशन हेल्प्स डिफाइन रोल्स। अगर हम बात करते हैं एक गवर्नमेंट ऑफिस की, वहां पर जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है उसने अपना काम नीचे वाली टीम को ट्रांसफर कर रखा है और कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रहा है उनके रोल को डिफाइन करने में। अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड प्रमोटिंग एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन। और कहीं ना कहीं ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को तो खत्म कर ही रहा है और एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन को भी प्रमोट कर रहा है।
Delegation with its element of authority, responsibility and accountability clarifies power and duties. Delegation कहीं ना कहीं authority, responsibility और accountability की वजह से power और duties को बिल्कुल clear करता है, prevent करता है overlap और ensure करता है effective coordination को। तो यहां पर हम लोगों ने डेलीगेशन के सारे इंपॉर्टेंस को कवर किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिसेंट्रलाइजेशन। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा हम फैमिली एग्जांपल लेते हैं। आप डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, आपके घर में डिसीजन लेने की पावर अगर घर के हेड के हाथ में है और कोई दूसरा व्यक्ति वो डिसीजन नहीं ले सकता है, उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। मतलब डिसीजन पावर इन वन है, और अगर यही डिसीजन पावर फैमिली के सभी मेंबर्स में डिस्पर्स हो जाती है, इसे कहते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। सेम, इमेजिन योर स्कूल हैज अ बिग प्रिंसिपल हु यूजुअली डिसाइड एवरीथिंग। आपके स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल हैं जो हर एक चीज खुद डिसाइड करते हैं। दैट्स बिट लाइक अ सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। और ये चीज जब प्रिंसिपल हर एक चीज खुद डिसाइड करते हैं तो वो एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। Now let's say the principal decide to let class monitor, student, leader help choose the activity for student fair. That is decentralization. अब यहां पर प्रिंसिपल ने डिसाइड करा है क्लास के मॉनिटर, स्टूडेंट्स, इन सबको कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी पावर ट्रांसफर करते हैं जिससे कि वो अपने स्कूल के फेयर की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ले सकें और डिसीजन ले सकें। इसे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज लाइक शेयरिंग डिसीजन मेकिंग पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब बॉस अपनी डिसीजन पावर को नीचे तक शेयर करता है, इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इन सम प्लेसेस द बिग बॉसेस मेक ऑल द डिसीजन। कुछ प्लेस पर तो जो बॉस होते हैं सारे डिसीजन खुद लेते हैं, मतलब वो सेंट्रलाइज होते हैं। बट इन अदर प्लेसेस इवन द स्मॉल बिजनेस बॉसेस गेट टू मेक सम चॉइस। अब कुछ जगह क्या होता है कि जो बॉस होते हैं वो अपनी पावर जो है नीचे टीम में शेयर करते हैं। When decisions are shared with the smaller bosses, we call it decentralization. और जब आप अपने डिसीजन को नीचे की टीम के साथ शेयर करते हैं तो इसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस बहुत हद तक मैच करते हैं। तो जो हेडिंग्स मैच करते हैं आप उनको एज इट इज भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हेडिंग मैच नहीं करते आप उनको डिफरेंट फॉर्म में ही लिखिएगा। फर्स्ट इज डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। इन एन इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टीचर्स गिव ऑटोनॉमी टू डिजाइन लेसन प्लान। एक स्कूल के अंदर टीचर्स को यह पावर दी गई है कि वो अपना लेसन प्लान खुद डिजाइन कर सकते हैं। क्लासरूम एक्टिविटीज को भी वो खुद डिजाइन कर सकते हैं। बिकम मोर इनोवेटिव एंड कॉन्फिडेंट। और इस चीज से जितने भी टीचर्स थे वो ज्यादा इनोवेटिव और कॉन्फिडेंट हो गए। डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस अमंग सबऑर्डिनेट। अगर बॉस डिसीजन पावर नीचे तक की टीम में ट्रांसफर करता है, शेयर करता है उनके साथ, तो नीचे वाली टीम में कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिलायंस और एक कॉन्फिडेंस भी बन जाता है। बाय गिविंग देम द फ्रीडम टू मेक डिसीजन। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉस जो है नीचे वाली टीम को फ्रीडम देता है कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। सेकेंड, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। ये चीज हम लोगों ने डेलीगेशन में भी पढ़ी थी। In an Indian corporate setting, employees give opportunity to handle project independently. एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज को एक प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली हैंडल करने की परमिशन दी गई है। देयर लीडरशिप स्किल्स, उनको यह बताया गया कि वो अपनी लीडरशिप स्किल्स को इस प्रोजेक्ट में शो भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूट टू अ पूल ऑफ क्वालिफाइड इंडिविजुअल फॉर फ्यूचर मैनेजर। धीरे धीरे ये जो चीज है इन एम्प्लॉइज को फ्यूचर मैनेजर बना सकती है। डिसेंट्रलाइजेशन अलाउज सबऑर्डिनेट टू प्रूव देयर एबिलिटीज इंडिपेंडेंटली। डिसेंट्रलाइजेशन में जब बॉस अपनी डिसीजन पावर नीचे शेयर करता है तो सबऑर्डिनेट के पास अपनी एबिलिटी को प्रूव करने का एक चांस मिलता है। कंट्रीब्यूटिंग टू द आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल लीडर। धीरे धीरे जब एम्प्लॉय अपने स्किल्स को शो करता है, अपने डिसीजन पावर को शो करता है, तो उनमें एक डेवलपमेंट होता है पोटेंशियल लीडरशिप का, जो कि उन्हें फ्यूचर में एक मैनेजर बना सकता है। क्विक डिसीजन मेकिंग। आप खुद सोचिएगा, बॉस ऑफिस में बैठ के दिल्ली के अंदर ज्यादा अच्छे डिसीजन ले सकता है या जो टीम सहारनपुर के अंदर काम कर रही है या रुड़की में काम कर रही है वो ऑन द स्पॉट ज्यादा अच्छे डिसीजन ले सकती है और क्विक डिसीजन ले सकती है। ऑफ कोर्स जो टीम रुड़की या सहारनपुर के अंदर है वो ज्यादा क्विक डिसीजन ले सकती है। इन एन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग एट प्रोडक्शन यूनिट एंश्योर स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन।
अगर हम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं तो वहां पर जो डिसीजन पावर है वो डिसेंट्रलाइजेशन, तो प्रोडक्शन यूनिट जो है मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन उसी अकॉर्डिंग कर सकती है जैसे कि मार्केट डिमांड करती है। फैसिलिटेटिंग क्विकर एडेप्टेशन टू डायनेमिक एनवायरमेंट, और कहीं ना कहीं ये क्विक एडेप्टेशन होगा डायनेमिक एनवायरमेंट के लिए। Decentralization accelerate decision making by allowing decision to make at level closest to the action. डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सिचुएशन है उसी के क्लोज एक एक्शन लिया जाता है, विच रिड्यूसेस ब्यूरोक्रेटिक डिले। नाउ द लास्ट इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। इन एन इंडियन आईटी फर्म, एक हमारी इंडियन आईटी फर्म है, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग इन प्रोजेक्ट टाइम relieves top management from micro managing operational detail। अगर कोई बॉस डिसेंट्रलाइज कर देता है तो जितने भी छोटी छोटी चीजों पर वॉच करने की जरूरत है वो उसकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। मतलब छोटी चीजें या रूटीन चीजें जो होती हैं वो सारी की सारी नीचे वाली टीम बहुत इजीली देख सकती है, और इससे मैनेजर अलाउ देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रॉडर स्ट्रेटजी। अब इससे क्या होता है कि मैनेजर जो होते हैं अपनी मेन चीजों पर फोकस कर सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन रिड्यूसेस द नीड फॉर डायरेक्ट सुपरविजन बाय टॉप मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, टॉप मैनेजर्स जो होते हैं सुपरविजन बिल्कुल भी नहीं करते, वो कहीं ना कहीं फ्री हो जाते हैं इस टास्क के, अलाउइंग देम टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिसीजन। कहीं ना कहीं वो बॉस जो है रूटीन टास्क से जब फ्री हो जाते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक और मेन डिसीजन पे फोकस करते हैं। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। आप लोगों ने ये लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से समझा है। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन दोनों में आपको समझ में आ गया डिफरेंस कि डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन पावर को नीचे तक शेयर किया जाता है और डेलीगेशन में सिर्फ अपना वर्कलोड नीचे की टीम को दिया जाता है, इमीडिएट नीचे वाली टीम को दिया जाता है ताकि बॉस का वर्कलोड कम हो सके। और दोनों ही सिचुएशन में बॉस जो होता है रिलीफ फील करता है और कोर एक्टिविटी पे फोकस करता है। अब हम लोग एक बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर सीरीज लेकर आ रहे हैं। आप उस प्रीवियस ईयर सीरीज को वॉच करिएगा, आपको वो सीरीज बहुत ज्यादा एग्जाम में हेल्प करेगी और आपके मार्क्स को बहुत तेजी से एनहेंस करेगी। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।